बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ओके, मेरी आवाज़ स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सर? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, अब हो रही है। ओके, थैंक यू। ओके, तो बेसिक आर्ट कोर्स के बैच 9 में हम आज 4 लेसन पे हैं, जिसमें हम बिफोर स्टार्टिंग लेसन 4 आई विल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अप टू दैट स्टेज। ओके, लेसन 1 में हमने फर्स्ट लेसन में हमने देखा कि आर सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर क्यों पावरफुल टूल आपके पास है। तो इसमें वही है, आपके पास पैकेजेस अवेलेबल्स हैं, इसी फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, अपडेट चीज़ें हैं, और साथ साथ आप देखेंगे डाटा को अंडरस्टैंड करना, और आज देखेंगे आपकी ग्राफिक हम आर के अंदर कैसे अपनी बेहतर कर सकते हैं, हाई क्वालिटी के ग्राफ्स वगैरह हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आर ऑपरेट कैसे करता है। आर 4 विंडोज के अंदर ऑपरेट करता है। विंडो 1 में आप कमांड्स राइट अप करते हैं, विंडो 2 उसका माइंड सेट है, और विंडो 3 के अंदर आप कमांड एग्जीक्यूट होती है, कमांड सक्सेसफुली भी रन होती है। अगर हम ब्लू कलर में है, अगर एरर देगा तो वो रेड कलर में। विंडो 4 में दो चीजें हैं, पैकेजेस हैं आपके पास, लाइब्रेरी आर की पूरी वहाँ इंस्टॉल है, और ग्राफिक डिस्प्ले भी आप विंडो 4 के अंदर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको पैकेज की दरकार होता है। आप पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल करेंगे आपके पास, तो आर आपका रन करेगा। अगर पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो आपके पास आर उसको वहीं पे आपको रोक देगा, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि पैकेजेस की टाइप्स क्या हैं। पैकेजेस दो किस्म, जब आप आर इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक पैकेज आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जिसे बिल्ट इन पैकेजेस कहा जाता है, और कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो दूसरे लोगों ने डेवलप किए होते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का नाम देते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेज है कि पैकेज आप बाई कमांड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडो 4 में भी जाके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने क्या करना होता है कि पैकेज इंस्टॉल है, लेकिन आप वो बार बार आपको एरर दे रहा होता है कि फंक्शन कुड नॉट फाइंड। उसका मतलब हमेशा यही होगा कि पैकेज अगर इंस्टॉल है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, तो आपने उस पैकेज को एक्टिवेट करना है। बाकी हमने डिस्कस की चीज़ें आप देख भी रहे हैं कि पैकेज फोल्डर के नेम के अंदर, फाइल के नेम के अंदर पैरामीटर्स में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो आर आपको उस उधर एरर्स देगा। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ये हमारा लेसन 1 था। लेसन 2 में हमने देखा कि आप वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह बना सकते हैं आपके पास, कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली है क्या चीज़, कि आपने कनेक्शन डेवलप करना है, जिस फोल्डर में आपके सारी डाटा फाइल्स और स्क्रिप्ट पड़े हैं, और आर के साथ आपने उसको कनेक्ट करना है, आपने उसको पाथ देना है, जहाँ से उसने फाइलें उठानी भी है और इंपोर्ट भी करनी है और एक्सपोर्ट भी करनी है। फिर आपने देखा कि हमने मतलब CSV फाइल, एक्सेल फाइल को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और एज ए CSV और एक्सेल और टेक्स्ट फाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जब आप अपनी वर्किंग कर लेते हैं उसमें से। इसके बाद हमने देखा कि आपके पास ग्राफ आपके पास कैसे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपको एज ए PNG भी आप ग्राफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एज ए PDF भी आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके पास। और फिर मल्टीपल पैकेजेस को आपने देखा कि वन पेज पे आर कैसे कंबाइन कर सकता है आपके पास, कि अगर 2 या 3 ग्राफ आप कंबाइन करना चाहते हैं तो बाई कमांड्स विदाउट एनी मैनुअल एडिटिंग और कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए बगैर आप उनको कंबाइन कर सकते हैं सारों को एक पेज पे। फिर मैंने बताया लॉन्ग सेशन, जब बहुत सारी कमांड्स आपने रन की, बात आप करेंगे फ्यूचर में 1000 लाइन्स की कमांड है, 2000 लाइन की कमांड है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप इसको बार बार ना करें, आप उस सेशन को सेव कर सकते हैं। और आज के लेसन में भी देखेंगे हम ग्राफ को हम 3 हिस्सों में परफॉर्म करेंगे हम। आपके पास सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 के अंदर, तो उसको सेव कैसे किया जा सकता है, इस कमांड को आप प्रैक्टिकली भी आज देखेंगे। उसके बाद हमने लेसन 3 में देखा कि आप अब हम आपके पास उस डाटा को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। आपने फाइल इंपोर्ट कर लिया, आपने अगर इस तरह, तो आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर देंगे, स्क्रीन वीडियो आपकी ऑफ कर देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रक्चर आप उसको कैसे कर सकते हैं। ये आपके डाटे को आपने, ये लास्टमी स्टेप है, आप डायरेक्टरी बनाना मैंने कहा था, और उसको आपके पास एक्सपोर्ट करने के बाद तीसरा जो मेन स्टेप है आपके पास, वो है आपने उसके स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपने आर को डिफाइन करना है कि ये हमारे ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं और ये हमारे मेजर्ड वेरिएबल्स हैं। तब आपके पास आप उसके ग्राफ भी बना सकेंगे और उसमें स्टैट भी लगा सकेंगे। फिर हमने कुछ बेसिक कमांड्स पे देखा कि आप हेड, टेल, समरी, कॉलम्स, नेम्स, मुख्तलिफ आप अपने डाटा को एक्सेल को बार बार फाइल ओपन करने के बजाय आप आर के अंदर ये सारे फंक्शन देख सकते हैं आपके पास। फिर हमने देखा सबसेटिंग आर का एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें आप कोई भी कैटेगरी, आपने मुख्तलिफ लेवल्स हैं, जैसे हमारे मल्चे, स्ट्रॉ वगैरह चीजें थी, उसमें से कोई हम लेवल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वैल्यूज को आपने कोई रेंज देनी है कि आपको डाटा आउट ऑफ लिटरेचर और कुछ वैल्यूज आ रही हैं, आप जैसे हमने 0.4 को कल ऑर्गेनिक मैटर को दिया था, हमने उसमें रेंज डिफाइन कर दी थी।
हमें डाटा इससे ज़्यादा का चाहिए, तो उसमें आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा कुछ कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, कुछ को आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है, कोई तरतीब से सिलेक्शन करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये भी आज आप देखेंगे कि अगर आप ट्रीटमेंट्स को यानी कंट्रोल आपको पहले चाहिए, राइस का आपको बाद में चाहिए, ग्राफ में बात होता है कि आपको एक खास तरतीब चाहिए, तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ कॉलम्स को बाइंड कर सकते हैं और रो को बाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन लेसन थे जो बुनियादी आपके पास आर की बातें हैं, हमने कुछ डिस्कस की, मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आज का लेसन आप हमारे पास है लेसन 4 के अंदर। लेसन 4 ये हमारे पूरे ग्राफिक्स को डील करेगा कि आर ग्राफ को कैसे आपके पास डील करता है। इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, लेजेंड्स की एडजस्टमेंट आप ग्राफ में कैसे, आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे, ये टॉप बॉटम चाहिए ग्राफ के अंदर, वो कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन है आपके पास आर में, ये पावरफुल टूल है जिसमें आप ग्राफों को अरेंज, थर्ड आपके पास 3 फैक्टर हो जहाँ आपके पास उसको आपने ग्राफ को डिस्प्ले करना है, तो इस फंक्शन के थ्रू आप कर सकेंगे। कलर के एडजस्टमेंट बहुत इजी है, आर के अंदर बहुत सारे कलर्स की वैरायटी अवेलेबल है, ताकि आप जितनी भी क्वालिटी का ग्राफ बनाना चाहते हैं आप आर में इजीली बना सकते हैं। और ग्राफ में आपके पास लेयर बाय लेयर आपके पास पहले बार बनेगी, फिर एरर बार्स, तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर्स में आर काम करता है आपके पास। उसके बाद कंप्लीट बार ग्राफ हम बनाना सीखेंगे आज, और उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा ग्राफों को आप कंबाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आर पे जाने की, ये हमारा सारा लेसन है, इस पे जाने से पहले थोड़ी सी हम थ्योरेटिकली वर्किंग कर लेते हैं, ताकि कमांड्स की कुछ लोगों को आपके पास, कुछ एमफिल के नए रिसर्चर हैं, थोड़ा सा उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए आपके पास। तो इसमें से आप देखें, आपके पास 1 फैक्टर ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे। उसके बाद आपके पास ऊपर देखें 2 फैक्टर्स आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये आपके पास 3 फैक्टर्स ग्राफ है, जिसमें आपके पास ईयर्स भी हैं, वेराइटीज भी हैं, और नीचे ट्रीटमेंट एक्स एक्सिस पे आपको देखें ट्रीटमेंट नजर आ रही है। और ये जो स्ट्रिप नजर आ रही है 18 और 19, इसको हम फेसिट का नाम देते हैं आपके पास। ये आपके पास देखें ये डिस्प्ले हो रहा है, और ऊपर वेराइटीज आ रही हैं आपके पास। तो ये 3 फैक्टर्स ग्राफ है, ऊपर वाला 2 फैक्टर्स ग्राफ है, 1 फैक्टर ग्राफ है। तो ये सारे ग्राफ आप आर के अंदर आराम से बना सकते हैं आपके पास। तो ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है डॉक्टर प्रधान साहब, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर ग्राफ आपके पास। सर क्लियर है सर। ओके, तो ये आपके पास है, ये 3 फैक्टर्स ग्राफ। अगर आपका एक चीज है, 3 फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उनको आप 1 फैक्टर ग्राफ वो भी आप इसीलिए बना सकते हैं, 2 फैक्टर ग्राफ, 3 फैक्टर ग्राफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 फैक्टर ग्राफ को, ताकि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, तो फिर आपके पास 1 फैक्टर 2 फैक्टर ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो ये आपके पास ग्राफ है, ये कितने फैक्टर ग्राफ है, कोई मुझे बताएगा? ये 1 फैक्टर ग्राफ है, 2 फैक्टर ग्राफ है, 3 फैक्टर ग्राफ है? यस, डॉक्टर समय आप बता सकते हैं ये कितने फैक्टर ग्राफ आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? Sir, I think ये four factor graph है because four were over there. ओके, एनीवन? थ्री फैक्टर है। जी डॉक्टर तारिक साहब, ये कितने फैक्टर ग्राफ है? ये 2 फैक्टर ग्राफ है जी। हाँ, वेल डन, यस डॉक्टर तारिक साहब। तो ये 2 फैक्टर्स ग्राफ आपके पास, इसमें 2 चीजें आपके पास, ये देखें एमपीजी आपके पास, कोई भी ये डोसेस हैं 15 20 25 30 आपके पास हैं, और उसके बाद सिलेंडर्स हैं मतलब 8 9 4, ये मतलब गाड़ियों का एक मतलब डाटा है आपके पास। तो इसमें 2 चीजें सिलेंडर्स हैं और एमपीजी आपके पास, तो ये आपके पास 2 फैक्टर ग्राफ है आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें देखें आपके पास ग्राफ के मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं आपके पास, जो ग्राफ होता है आपके पास, इसमें देखें एक्स एक्सिस होती है आपके पास, उसके बाद आपके पास वाई एक्सिस, ये देखें आपके पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस है आपके पास, ये देखें ये आपके पास वाई एक्सिस है आपके पास। उसके बाद आपके पास ये देखें बैकग्राउंड और ग्राफ का होता है आपके पास, और ये आपके पास देखें इनका साइज आपके पास आपने डिफाइन करना होता है कि ये किस साइज में चाहिए आपको। उसके बाद ये जो आपके पास वाई एक्सिस में होता है, इसका यूनिट क्या चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ आपके पास ये टिक मार्क होते हैं, ये आपके पास ये छोटी सी लाइन आपको जो नजर आ रही है आपके पास, ये देखें ये वाली लाइन आपके पास, तो ये आपके पास टिक मार्क आपके पास है। ये छोटा सा निशान आपके पास ये नजर आ रहा है, ये टिक मार्क कितने साइज का होना चाहिए। ये आपके पास लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स का आपके पास टाइटल होता है कि क्या टाइटल होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए आपके पास। ये आपके पास की लेबल्स हैं आपके पास हैं, इनका ये कीज हैं आपके पास, इनका साइज क्या होना चाहिए आपके पास। तो ये इस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, इनका एक्स एक्सिस का टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए आपके पास, किस साइज में ये आपको चाहिए। अब जो अच्छे जर्नल्स हैं वो हर चीज आपको डिफाइन कर देते हैं कि आपको ग्राफ कैसे किस क्वालिटी में चाहिए। यानी इसमें आप आर के अंदर ये चीज आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि एवरी पार्ट ऑफ ग्राफ आपके कंट्रोल में है। आपने उसके एक्सेस का टेक्स्ट क्या रखना है, एक्स एक्सिस के टाइटल को कैसे मॉडिफाई करना है,
एक की लेबल्स को आपने कैसे रखना है, लेजेंड्स का आपने कहाँ पोजीशन रखनी है, आपने लेजेंड बैकग्राउंड आपने कौन सा एडजस्ट करना है, वाई एक्सिस का आपके पास जो कंप्लीट नेम आपके पास, एक्सेस लेबल आपके पास कैसा होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ग्राफ इज अंडर योर कंट्रोल बाय आर कमांड। तो आर की कमांड के अंदर आप एक एक चीज हम देखेंगे आज की कमांड्स के अंदर कि आप ये सारी चीजें इजीली आप एक दफा डिफाइन कर देंगे कि ये आपको ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बैकग्राउंड ये सारी चीजें कैसे चाहिए। उसके बाद आप 50 ग्राफ थीसिस के बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास सेम क्वालिटी के सेम स्टैंडर्ड पे होंगे। ये नहीं हमारे जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं एक ग्राफ किसी मुख्तलिफ के स्टाइल का है, दूसरा ग्राफ किसी मुख्तलिफ स्टाइल का है, तो वो जब थीसिस में जाता है या जर्नल में जाता है, ये हमारे स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती है हर ग्राफ के एडजस्टमेंट के लिए, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि आर के अंदर आप देखेंगे आपके पास कि आप एक ही दफा ये सारी चीजें डिफाइन कर देंगे, टोटल ग्राफ के बैकग्राउंड क्या चाहिए, लेजेंड्स कहाँ पे चाहिए, उनका साइज क्या होना चाहिए, टिक मार्क किस साइज का होना चाहिए, एक्स एक्सिस टाइटल आपके पास कौन से स्टाइल में चाहिए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि बाई कमांड आप पूरे के पूरे ग्राफ आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये किसी को समझ लगी है आपके पास? तो ये रिपीट करेगा कि ग्राफ के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके पास। जी सर। यस डॉक्टर वरदान सर, जी जी। जी सर, इसके एक एक्स एक्सिस है, फिर एक वाई एक्सिस है। वाई दोनों एक्सिस के ऊपर सर उनकी जो है ना टेक्स्ट उसका मेंशन है, और उसके अलावा टिक मार्क वो मेंशन है। और उसके अलावा लेजेंड्स आपने बताया जो राइट साइड पे स्क्रीन की शो हो रहे हैं, कि मतलब वो उसके डिफरेंट कलर्स हैं, और उसका जो है वो उसकी लेबलिंग है। तो वो उसको सर वो भी हम इसको पहले पुटअप कर देंगे, उस हिसाब से फिर हमारा ग्राफ शो होगा। हाँ, उस हिसाब से आप ग्राफ की सारी चीजें डिफाइन कर देंगे आपके पास, तो वो एक ही दफा फिक्स हो जाएगा। आप उसे फिर जितने ग्राफ बनाते रहें आप, वो उसमें मसला नहीं होगा आपको। ये डॉक्टर तारिक साहब थोड़ा रिपीट करेंगे ग्राफ के कंपोनेंट्स को, सीनियर आदमी है आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, ये एक ग्राफ है, तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं ज़ाहिर है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक वाई एक्सिस के ऊपर है, और फिर उसके हिसाब से इसके लेजेंड्स भी हैं, राइट साइड पे भी हैं, नीचे भी हैं और साइड के ऊपर भी हैं, और इसके अंदर फिर वो ग्राफ के हिसाब से वो वैल्यूज सेट करनी है हमने, और फिर जितने भी हमने इसके अंदर फैक्टर डालना है या जो भी जिस तरह भी हमने मतलब के इसको करना है, फिर उस हिसाब से हमने इसको खुद ही एडजस्ट करना है। और यस ये जो उसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब कि वेरिएबल्स की, वो फिर डिफरेंट जितने भी हमारे पास होंगे 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, वो फिर डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है ना, वो हमें उसकी वैल्यू के हिसाब से हम सेट कर लेंगे। हाँ सेट कर लेंगे, वो आपका बाई एक्सिस में हम उसकी मतलब है जो भी उसका नाम होगा और उसकी जितनी भी रेंज होगी वो हम उसमें एडजस्ट कर देंगे आपके पास। ओके डॉक्टर ईश्वर आप रिपीट करेंगे। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया थोड़ा सा उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ग्राफ में सलाम। ऐसे हमें दो एक्सिस डिफाइन करने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आमतौर पे ट्रीटमेंट या इस तरह की कोई चीज़ है हम एक्स एक्सिस पे देते हैं, और वाई एक्सिस पे जो है उसकी ऑल्टरनेटिव लेबलिंग होती है। इसके अलावा इस ग्राफ में 3 फैक्टर मौजूद हैं, तो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स है, 3 डिफरेंट कलर से उसे लेबल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट है या लेंथ है या जो है वो नंबर ऑफ लीफ काउंट है, वॉट, ये सारी चीज़ें वाई एक्सिस पे चली गई। और फिर उसके बाद से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यस मैं दोबारा कर दूं, मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं नहीं ठीक है आप जी। डॉक्टर सैमा एक मिनट, डॉक्टर सैफ रहमान सर ज्वाइन कर लें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सैफ रहमान सर ने हमें ज्वाइन किया है तो आपके पास डॉक्टर सैमा आप बताएंगे कि ग्राफ बेसिकली ये कितने फैक्टर ग्राफ है, आप इसके कंपोनेंट क्या है, एक एक कंपोनेंट आपके पास ये कितने कंपोनेंट्स पे ग्राफ डिफाइन होता है, इसके पीछे कितने चीजें होती हैं जो हम गौर नहीं करते बाद औक़ात, लेकिन ये सर बेसिकली ये तो पता होता है हर किसी को कि ग्राफ हम प्लॉट करें, डेफिनेटली 2 एक्सेस हैं जिसके ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, और एक पर्टिकुलर स्केल होता है, उस स्केल को सेट करते हुए हम उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। वाई एक्सेस पे जो भी हम चीज लेते हैं उस चीज का, या एक्स एक्सेस पे जो भी चीज ले रहे हैं, जो भी एक्सेस पे हम स्केल सेट कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट भी वहाँ पे मेंशन करना लाजमी होता है, एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस भी। उसके ऊपर एक्सप्रेशन किस चीज के चाहिए, जिस चीज पे आपके पास जितने कंपोनेंट्स हैं उसकी एक्सप्रेशन चाहिए, वो एज ए लेगेंड्स जो है वो एक्सप्रेशन होती है। और इसके अलावा ग्राफ के पीछे हम जो है एक बैकग्राउंड जो देख रहे होते हैं, जिसे हम अमूमन ग्रिड का नाम देते हैं, वो भी नजर आ रहा होता है। और फिर इस तरह से डेटा लेबल्स आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लेगेंड्स के अंदर डेटा लेबल्स हो, तो डेफिनेटली वो डेटा लेबल्स का भी ऑप्शन लेके आप वो अपीयर करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है, ग्राफ के अंदर हम फॉन्ट साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यस थैंक यू डॉक्टर समा। तो ये हम डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हम आज डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ कैसे बनेगा आर के अंदर। तो हमने ये ग्राफ शो कराया है जिसमें आपके पास ग्राफ के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसके लेजेंड्स हैं, उसका बैकग्राउंड है, उसके वाई एक्सिस लिमिट्स हैं, टिक साइज है।
तो ये आपके पास ये सारे कंपोनेंट हम आर के अंदर इसको अपने बाई कमांड आज कंट्रोल करेंगे। ये सारे हम एक दफा डिफाइन कर देंगे। इसके बाद मैं ये डिस्कस कर रहा था कि स्टूडेंट हमारे थीसिस में या पेपर्स में ग्राफ बनाते हैं तो हर ग्राफ के लिए उसको क्वालिटी मेंटेन करना या कंसिस्टेंसी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि आर के अंदर ये सारी चीजें हम डिफाइन कर देंगे वन टाइम। तो ये आपके पास, ताकि बाकी जितने भी ग्राफ बने उनकी सारी क्वालिटी वो सेम हो, आपके पास साइज वगैरह चीजें सारी सेम हो। डॉक्टर सफर मान साहब आपने पिक किया इस पॉइंट को? यस सर, मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ है, तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, मजीद क्लियर है। हम कोर्स में जाएंगे तो आप मजीद देखेंगे उन चीजों को कि ये सारी चीजें आपके पास कंट्रोल में है आर के अंदर के। आर हर चीज को आपकी कोर्स के थ्रू हम उसको कंट्रोल करेंगे। ओके ओके। अच्छा, अब वो तो था आपके पास टू फैक्टर ग्राफ आपके पास। तो ये आपके पास है, ये कितने फैक्टर ग्राफ नजर आ रहा है आपको? ये कितने फैक्टर ग्राफ है? 4 फैक्टर नहीं 3 फैक्टर। 3। यस, ये डॉक्टर ने सही कहा। ये 3 फैक्टर ग्राफ है आपके पास। एक देखें आपके पास ये एक ट्रीटमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, कंट्रोल, हाइड्रोप्राइमिंग कंपोस्ट और पोटेशियम नाइट्रेट आपके पास। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर आपको लेजेंड की सूरत में नजर आ रहा है आपके पास वैरायटीज का, BR 2017, S 585, ये वैरायटीज आपको सारी नजर आ रही। तीसरा फैक्टर आप ये देखें, 2 फैक्टर आपके पास है। ये एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरा लेजेंड्स के तौर पे आपके पास है। और तीसरा फैक्टर जो आपके पास 2018 का ईयर में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, ये फेसेट फंक्शन में आपके पास है। तो ये आपके पास फेसेट फंक्शन में आपको नजर देखें, आपके पास ये कंट्रोल, हाइड्रोप्राइमिंग, ये आपके सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट जो आपके पास नजर आ रही है, ये एक्स एक्सिस पे है। वैरायटीज आपके पास लेजेंड्स में आपके पास है। और तीसरा जो हम फेसेट की बात कर रहे थे कि ये आर के अंदर फंक्शन है आपके पास 2018 और 2019। ये एक कमांड देंगे तो ये इसमें आपको दोनों सालों में तकसीम कर देगा। ये नहीं कि हमने 2018 के लिए ग्राफ अलग बनाना, 2019 के लिए अलग बनाना, फिर उनको कंबाइन करना है। बाई कमांड हम आपके पास इसको डिफाइन कर देंगे कि हमें ये ऊपर वाले जो फेसेट, ये स्ट्रिप जो आपके पास नजर आ रही है आपके पास, तो इसको आपने डिफाइन करना है। इसका टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, इसका लेबल क्या है, इसका बैकग्राउंड भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, आपको किसी भी शेड में ये सारी चीजें चाहिए तो आप उसको कमांड के थ्रू हम इसको इसी तरह हमारे पास ज्यादा हो 4-5 साल हो तो वो भी इसी तरह आपके पास आर उनको तकसीम कर देगा बाई कमांड। तो उसके लिए हमें ज्यादा मतलब एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाई कमांड हम इसको कर देते हैं। तो ये 3 फैक्टर आपके पास ग्राफ है। तो इसमें इजाफा क्या हुआ, एक लेजेंड में आपके पास फैक्टर चला गया, एक एक्स एक्सिस में आपके पास आ गया, और तीसरा आपके पास फेसेट फंक्शन में आपके पास तीसरा फैक्टर आ गया। ये किसी को क्लियर हुआ? ये 3 फैक्टर्स को ग्राफ आर कैसे डील करता है, तो ये हम कमांड के थ्रू बाद में देखेंगे आपके पास। डॉक्टर वरदान सर, ये क्लियर हुआ आपको? तीसरा फैक्टर आपके पास जो था वो हमने आर ने उसको कैसे कंट्रोल करना है? तो है, एक तो आ गया सर एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में आ गया। नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वाई एक्सिस में। ये लेजेंड्स में आपके पास वैरायटीज आ गया, ये दूसरा फैक्टर आपके पास है। तीसरा फैक्टर ये फेसेट में है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई एक्सिस में, वो आपको जिसको मेजर कर रहे हैं। जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं अभी हमारे पास, एक ये सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट थी, एक वैरायटी ट्रीटमेंट थी, एक ईयर ट्रीटमेंट थी, ये आपके पास है। सर बैकग्राउंड से क्या मतलब है? बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, किस बैकग्राउंड में चाहिए आपके पास? तस्वीर जब होती है ना, पूछते ना ये आपको ब्लू कलर में है, बैकग्राउंड फैक्टर काउंट होगा? नहीं फेसेट, ये फेसेट का बैकग्राउंड है, ये नहीं होगा फेसेट। वो आपके पास ये तीसरा फैक्टर काउंट हो रहा है। ये फेसेट इसका पूरा फंक्शन का नाम है आर के अंदर। तो इसके फिर 3 कंपोनेंट है। इसकी लेबल आपको क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट साइज क्या चाहिए, और इसका बैकग्राउंड चाहिए। और ओवरऑल ये फेसेट फंक्शन। जी जी, ओके। 3 फैक्टर ग्राफ क्यों हुआ? एक वैरायटी है, एक ट्रीटमेंट है, और दूसरा तीसरा जो है वो ईयर है, प्रेजेंटेशन है। इस वजह से 3 फैक्टर काउंट हुआ। ये 3 फैक्टर 2 सालों का, 2018 2019 आपके 2 सालों का डाटा है आपके पास। इस वजह से था। एक फैक्टर हमारे पास वैरायटीज, सेकंड फैक्टर एयर, और थर्ड फैक्टर ट्रीटमेंट। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज कॉल्ड। जी जी, आपके पास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके पास ये 3 फैक्टर यही था, ईयर थे और इसके सीड और सॉइल ट्रीटमेंट्स थी, और आपके पास तीसरा इसके ईयर थे 2018 और 2019। इस वजह से ये 3 फैक्टर ग्राफ में भी आपके पास। तो 3 चीजों का इफेक्ट हम चेक कर रहे थे कि सीड और सॉइल ट्रीटमेंट का इफेक्ट हम देख रहे थे, उसके बाद हम ईयर्स का इफेक्ट देख रहे थे, उसके बाद हम वैरायटीज का इफेक्ट देख रहे थे। तो जब 3 चीजों का इफेक्ट आप चेक करते हैं किसी भी चीज पे, यानी ये एसओडी पे हम चेक कर रहे थे, सुपर ऑक्साइड पे, जब 3 चीजों का इफेक्ट आप चेक करेंगे वो 3 फैक्टर ग्राफ है। 2 चीजों का चेक करेंगे तो वो 2 फैक्टर है। अगर एक चीज का इफेक्ट चेक करेंगे तो वो 1 फैक्टर ग्राफ है। ये जैसे मैंने आपको शुरू में ये चीज दिखाई थी, इसको आप अब यहाँ देखें, आपके पास थोड़ी सी मजीद क्लियर होगी कि आपके पास ये 1 फैक्टर आपके पास है, सिर्फ ट्रीटमेंट है। दूसरे फैक्टर में देखें आपके पास ट्रीटमेंट है और वेराइटीज थी,
और तीसरे फैक्टर में तीनों है, आपका ईयर भी है, वेराइटीज भी है और ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों ग्राफ, तीनों मैंने बना के दिए हैं, ये 1 फैक्टर ग्राफ, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर ग्राफ। तो यहाँ आपको वो इसी चीजें आपको नजर आएंगी। क्लियर है डॉक्टर इशरत आपको? यस सर। इसके बाद क्या करवाया आपने? इसके बाद ये सिर्फ जस्ट मैंने ये दिखाया कि आपके पास आप लाइन ग्राफ आर के अंदर आप ब्यूटीफुल लाइन ग्राफ इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। आप कमांड से ऐसा ऐसा जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स आर के अंदर आप इजीली बना सकेंगे आपके पास। उसके बाद ये एक मैंने और दिखाया, ये हमारे पास प्रेसिपिटेशन और एयर टेम्परेचर का, आपके पास रेनफॉल और एयर टेम्परेचर का एक ग्राफ, 2 सालों का ये ग्राफ बना हुआ आपके पास। ब्यूटीफुल ग्राफ, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो ये आप इजीली, बहुत आसान है ये चीजें। मतलब ऐसे शुरू में हमें बहुत लगती थी कि पता नहीं हम कैसे बनाएंगे, लेकिन आप देखेंगे ऐसे ऐसा चीजों को जब ग्रिप करेंगे तो ये सारे कोड्स वगैरह मैं आपको इन ग्राफ्स के शेयर करूंगा, वो आप अंडरस्टैंड करने फिर आप बना लेंगे इनको। और उसके बाद हमने देखा कि ग्राफ के अंदर ये जो कलर्स भी आपके पास हैं, सिलेक्शन बहुत ज्यादा है आपके पास। आप अपनी मर्जी का लाइन ग्राफ, ग्राफ, बॉक्स प्लॉट या बार प्लॉट के लिए जो भी आपको बेहतरीन कलर आपको लगे कि आपके पास बना सकते हैं, तो वो आपके कलर की सिलेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है आपके अंदर। तो ये आपके पास प्रैक्टिकली आपको चीजें थोड़ा समझाना मकसद थी। अब हम आर के अंदर जाएंगे तो मेरे लिए कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज। आर की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आपको? तो ये हमारा फोल्डर्स हैं जिसमें सारे हमारे स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं और आपके पास डाटा फाइल पड़ी हुई है स्टडी 4 के नाम से। तो यहाँ से हमने सारी वर्किंग इसमें करनी है आर के अंदर। तो यहाँ हमने उसकी वर्किंग डायरेक्टरी आपके पास डिस्प्ले हो रही है आर की स्क्रीन सारों को? यस सर। यस सर। ओके, यस सर, हो रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपके पास आप बेसिक स्टेप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो ये असल में जो पीछे हम 3 लेसन की वर्किंग थी ना, असल हम ग्राफ और स्टैट, हमारा मकसद तो यही होता है ना कि उसको लगाने का, कि आपके पास आर को यूज करना। हमारे पास पेपरों के लिए, पब्लिकेशंस के लिए ये 2 चीजें हमने करनी होती हैं। हमने स्टैट लगानी है और ग्राफ बनाना है आपके पास अच्छी क्वालिटी का आर के अंदर। तो डाटा को अंडरस्टैंड करना था। और आप जो मेन बुनियादी, हम 2 आज का दिन और कल का दिन, आज ग्राफ देखेंगे, कल हम स्टैट को देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ के कंपोनेंट मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आप उनको आर कैसे देखता है तो हम इसमें देखेंगे आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप आपके बन सारों को क्लियर है कि सेट वर्किंग डायरेक्टरी। ये किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लें मुझसे कि पहले आपने सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी अपनी पाथ एडजस्ट करना है, जिसमें आपकी सारी डाटा, मेरे उस लेसन 4 वाले में पड़ी हुई है सारी डायरेक्टरी, तो मैंने वहां से कॉपी करके इसकी सिलेक्शन चेंज करके वो की है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है जो हमने लेसन 2 में ये सीखी। वर्किंग डायरेक्टरी बनी कैसे? आपने जो आर स्क्रिप्टिंग रखी है उसे उठा के कॉपी पेस्ट किया या उसे ओपन किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चीज आई है? नहीं, ये देखें ना डॉक्टर सर, ये आपके पास ये जो हमारे फोल्डर्स में जहाँ पड़ी हुई थी आपके पास, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपने उसकी लोकेशन कॉपी करनी है। ये लोकेशन कॉपी होगी, ठीक है? ये आपके पास लोकेशन कॉपी होगी। यहाँ से आपके पास लोकेशन कॉपी होने के बाद ये आपने सेट, ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने ये करना है। आपको बस यहाँ कॉपी कर देना उसको और इसकी स्लैशेस चेंज कर देनी है बस आपने जाके। तो ये आपके पास वर्किंग, हाँ, ये स्लैश को, बैकवर्ड स्लैश को चेंज करके आपने फॉरवर्ड स्लैश में आपने कन्वर्ट कर देना जस्ट। तो इस तरह आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी आपके पास ये आपके पास बन जाती है। तो इसको ये नीचे जो लिखी हुई लाइन आ रही है आपने फिर लिखा है इसे? हाँ, ये नंबर कोड डाटा नीचे जो लाइन लिखी, ये रिमार्क्स हैं आपके पास। ये जो आपके पास है हैश के बाद ये चीज आ रही होती है, ये रिमार्क्स है मेरे कोई, मतलब ये आप अपने नोट्स लिख सकते हैं आर के अंदर। ये जब ये आपने लिखा है या ऑटोमेटिक आर ने दिया है? नहीं, ये खुद ही लिखना पड़ता है ताकि आपको अपनी याद के लिए। बात कर लंबे स्क्रिप्ट लिखते हैं तो अपने नोट्स आप साथ साथ लिखते जाते हैं, कल कलाम फिर आपने यहाँ क्या किया था, वहाँ क्या किया था, तो ये आप अपने नोट्स लिखते जाते हैं। तो ये आर इसको समझ जाता है जब हैश के साथ कोई भी चीज लिखी तो ये आपके नोट्स हैं। तो ये मैंने लिख दिया आपके पास, ताकि वो बाजू का कोई आप मॉडल लगा रहे हैं, कोई स्टैट लगा रहे हैं, तो आपने इसको कैसे लगाया, या आप किसी के साथ स्क्रिप्ट शेयर करते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड कर जाए आपके पास। तो इस चीज को आपने देखना है। अच्छा, सबसे पहले भी आपने सेट वर्किंग डायरेक्टरी जो लिखी है वो आपने खुद टाइप किया है? हाँ, वो आपके पास ये एक फंक्शन है आपके पास, ऐसे लिखेंगे तो नीचे आपके पास SWD नंबर वन पे हाँ, नंबर 1 से आप ये आपके पास ये नंबर सेट वर्किंग डायरेक्टरी आपके पास ये खुद लिखना है ना? हाँ, ये खुद ये फंक्शन है उसका, ये आर का। उसके बाद ये पाथवे आपके पास है, ये सारा पाथ है आपके पास। ठीक है। हाँ, ये आपने उसको आर को डिफाइन करना है। तो ये आपके पास होता है, ये सबसे पहले आपका स्टेप जो है वर्किंग डायरेक्टरी आपके पास, वो आपने देना है आर को। उसके बाद हमने फाइल इंपोर्ट करवानी है आर से, जो आपके पास है लेसन 2 read.csv हमारे पास, क्योंकि CSV फाइल है
ये इन्वर्टेड कामा में हम उसको CSV फाइल इंपोर्ट करवा रहे हैं आपके पास। तो ये आपके पास विंडो 2 में देखें वो डिस्प्ले होगी आपको। तो यहाँ डॉक्टर इसे रिपीट करेंगे हमने क्या किया। ये सर सबसे पहले स्ट्रिंग में कमांड देनी कि हमें करना क्या है, डायरेक्टरी तैयार करनी है, ठीक है, एक डायरेक्टरी तैयार करनी है। उसके बाद डायरेक्टरी के बाद फिर प्रॉपर्टीज पे जाके जहाँ फाइल है उसकी कॉपी लोकेशन को कॉपी करना है और इन्वर्टेड कॉमा आप यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की कमांड जो है वो पूरी स्टेटमेंट यहाँ ला के पेस्ट करनी है। इसके बाद अगेन डाटा इंपोर्ट फाइल लिखना है और फिर दोबारा जो है वो फाइल की लोकेशन टाइप करनी है। CSV की फाइल है तो CSV, एक्सेल है तो एक्सेल की इन्वर्टेड कॉमा कोड के साथ डबल कोड के साथ अगेन फॉर्मूला टाइप करना है study_4 CSV और NA अगर कोई रेप्लिकेट मिसिंग है इसके लिए NA का फॉर्मूला लगाना है और ट्रिपल स्टैटिक इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोड क्लोज। हाँ, ये आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप हमने कल भी ये कहा था कि आपने अपने स्ट्रक्चर को व्यू करना है। जैसे आपने अपने डाटा को डिफाइन करना है। अगर आपने ग्राफ और वो चीज़ें स्टैट लगानी है तो पहले आपको आर को बताना पड़ेगा कि आर को नहीं समझ के इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट्स कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और जो इसने मेजर्ड वेरिएबल किए हैं वो आपके पास कौन से हैं। आर को इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता, तो इसमें आपने सबसे पहले यही काम करना है। वरना मैं बता न्यू बिगनर डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं या स्टैट लगाते हैं तो वो आपके पास आर उसको समझ ही नहीं रहा होता ना, अच्छे ग्राफ बन रहे होते हैं ना आपके पास स्टैट लग रही होती है। तो जितने भी आपके पास हमें पता है कि हमारा ईयर आपके पास है, ट्रीटमेंट्स हैं और वेराइटीज हैं, तो इनको आपके पास इस कमांड के थ्रू आपके पास विदिन से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये हमारी फाइल का नाम है जो हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम कह रहे हैं ईयर इज इक्वल टू फैक्टर्स, इसको भी फैक्टर में कन्वर्ट करो। और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास ट्रीटमेंट है इसको भी ऐसे फैक्टर ट्रीट किया जाए, वैरायटी को भी ऐसे फैक्टर ट्रीट किया जाए और रेप्लिकेशंस को भी, क्योंकि रेप्लिकेशंस के भी आगे 3 लेवल्स हैं आपके पास, तो उसको भी आप ऐसे फैक्टर कंसीडर करेंगे आपके पास। तो ये आपने आर को रेप्लिकेट की जगह मीन का डाटा नहीं जाएगा, वो मीन का आगे आप अगले स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप पे हम इसमें जाएंगे। तो ये आपने डाटा को डिवाइड कर दिया आपने दो हिस्सों में, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स में आपके पास और आपके पास मेजर्ड वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। तो ये दोबारा आपके पास स्ट्रक्चर को व्यू करेंगे तो आपके पास अब ये देखें आपके पास उसने आपके पास ईयर को भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास ट्रीटमेंट्स को भी फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास वैरायटी को भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और एप्लीकेशंस को भी। तो ये आपके पास बुनियादी स्टेप हैं जो आप स्टैट लगाने से पहले और ग्राफ बनाने से पहले करेंगे। आप वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके बाद आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर को करेक्ट करेंगे। ये आपके पास 3 स्टेप आपने हर जब भी आपने डाटा के साथ काम करना है, जो आपने ग्राफ बनाने हैं या कोई स्टैट लगानी है, तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे पहले आपके पास। तो ये इन 3 स्टेप में किसी को कंफ्यूजन हो तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपके पास। इसके बाद आपके पास ग्राफ की वर्किंग शुरू होगी। एक्सक्यूज मी सर, जी डॉक्टर बताऊं सर। सर ये स्ट्रक्चर वाली बात में मुझे नहीं क्लियर हुई सर। स्ट्रक्चर की जैसे आप फॉर्डर कह रहे थे, आपके मुख्तलिफ किस्म के फॉर्डर्स हैं, वो आपके पास हैं, वो आपके ट्रीटमेंट्स हैं, उसको आपने फैक्टर करना है। और जो आपके पास दूसरे जो आपके न्यूट्रिशन पे चेक किए हैं एनिमल्स के, तो जो चीजें आपने चेक सर की मैंने फॉर्डर्स की ही न्यूट्रिशनल प्रोफाइल निकाला है, तो मतलब मेरे जो फॉर्डर्स का नाम है। ठीक और जो फॉर्डर का नाम है वो आपके ट्रीटमेंट्स हैं, जो आपने मेजर्ड किया ना वो आपके पास पैरामीटर है। यानी यूं आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, जो चीज आप मेजर नहीं करते, यानी फॉर्डर के मुख्तलिफ टाइप्स ले ली ना आपने, उसको तो मेजर नहीं कर रहे ना, उसके आगे उसकी चीजें मेजर कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ टाइप्स आपने कलेक्ट किए हैं या लोकेशंस हैं वो आपके सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उसको आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। और जो आपने मेजर किए हैं वो आपके पास पैरामीटर है, वो नंबर में होने चाहिए वैल्यूज। सही है, ठीक है। तो डॉक्टर तारिक साहब ये 3 स्टेप रिपीट करेंगे ताकि हम जल्दी से आगे चलें। फिर आपके पास ग्राफ की अब आगे से चीजें शुरू हो रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके अंदर पहले तो ये कि हमने डायरेक्टरी बनानी है और डायरेक्टरी बनाने के बाद हमने अपना डाटा इसके अंदर लेके आना है। जिस तरह हम पहले अपना ये 1-2 दफा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद हमने अपने डाटा को स्ट्रक्चर करना है और स्ट्रक्चर करने के बाद फिर हमने इसको ये वाली कमांड देनी है जो ट्रीटमेंट को फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आर को जाहिर है वो रीड करेगा डाटा को कि कौन सा हमारे पास ट्रीटमेंट का है और कौन सा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। गुड, एक्सीलेंट सर। आप ग्राफ बनाने से पहले आप क्या करते हैं? पहला स्टेप ग्राफ बनाने में क्या होता है, कोई बताएगा? आपके पास डाटा, रॉ डाटा मौजूद है सारा, तो उसमें आपको पहली चीज जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं। वो तो डिफाइंड है, जो आपकी ट्रीटमेंट है वो एक्स एक्सिस पे आनी है, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे आना है, वो ठीक है आपकी बात। सबसे पहले क्या करते हैं, जो रॉ डाटा को आपको ग्राफ बनाने से पहला स्टेप क्या होता है? मीन में कन्वर्ट करते हैं। यस, डाटा सेलेक्ट करते हैं। हाँ, डाटा सेलेक्ट करने के बाद पहले आप उसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएंगे, फिर उससे ग्राफ बनाएंगे ना। आप रेप्लिकेटेड डाटा से तो आप ग्राफ नहीं बनाते डायरेक्ट।
हाँ, आपका रेप्लिकेटेड डाटा नहीं यूज होता, डायरेक्ट आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए आपको, तो ताकि आप मतलब आमतौर पे ग्राफों में आपके पास, तो वो आपने आर के अंदर पहले उसको डिफाइन करना है कि आपने पहले मीन टेबल बनाएंगे, हम उसकी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन टेबल बनाएंगे, फिर उससे हम ग्राफिक की तरफ जाएंगे आपके पास। तो इसका आपके पास है, अच्छा ये जो हमारे कॉलम्स हैं डाटा के, हमारे मुख्तलिफ कॉलम्स आपके पास हैं। अच्छा अब ये देखें, ये तो कोई भी मैं नाम मीन अंडरस्कोर शहजाद का नाम, मैंने मीन की फाइल बनानी है, आप जो मेरा पैरामीटर्स हैं, ये एग्रीगेट आपके पास फंक्शन है आपके पास जो कैलकुलेट करेगा आपके पास। उसके बाद ये देखें डॉट आपको नजर आ रहा है, अगर डॉट लगाएंगे तो आपको आर जितने भी आपके पास पैरामीटर्स हैं आपके पास, उन सारों का मीन कैलकुलेट करके दे देगा। अगर आपने सिंगल किसी एक चीज का कैलकुलेट करना है, मैं आपको अभी शो कराता हूँ, अगर आपने सिंगल किसी का एक एक पैरामीटर्स का मीन लेना तो उसका यहाँ नाम लिख देंगे। अगर आप चाह रहे हैं आपका पूरा डाटा जितना मौजूद है सारों का मीन कैलकुलेट हो जाए, तो वो आपके पास सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा देंगे, फिर ये अप्रोक्सीमेशन का साइन आपके पास है वो लगाएंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास जो आपके पास अब जो ट्रीटमेंट्स थी आपके पास, ट्रीटमेंट हमारे पास थी आपका सीड और सॉइल ट्रीटमेंट को हमने उसका नाम दिया हुआ था, वैरायटी है हमारे पास और शेयर है, ये तीन चीजों का आपके पास कंबाइन आपके पास मीन चाहिए। उसके बाद आपके पास, इसको मैं चलाता हूँ आपको मजीद समझ, फन आपके पास ये फंक्शन है, फंक्शन आपको मीन हमें कैलकुलेट चाहिए, और उसके बाद डाटा जो है हमारा, उसमें जो हमने इंपोर्ट फाइल की थी वो डाटा अंडरस्कोर शहजाद के नाम से आपके पास है। ये मैं आपको रन करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगी ये ट्रीटमेंट्स। ये देखें आपके पास ये विंडोज 3 में आपके पास ये आर ने आपको सिर्फ एक लाइन की कमांड के अंदर आपको सारे पैरामीटर्स जितने भी थे ना उसके आपके पास ट्रीटमेंट वैरायटी जेयर्स और ये आगे ये एमजीपीटी है, जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके पास सारों का मीन उसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है आपके पास। ये आपके पास है। और दूसरा मैं आपको जैसे कह रहा था क्या, हमने एक चीज का मीन लेना है, आप पूरे डाटे का हमें मीन नहीं चाहिए। ये हमारे पास है, तो ये आपके पास एक पीओडी है, हमें इसका मीन चाहिए सिर्फ। ये अब डॉट की जगह पे सिर्फ उसका नाम लिख देंगे आपके पास, जिस पैरामीटर का आपको मीन चाहिए। तो ये इस कमांड को आप रन करते हैं, तो आप देखें आपके पास क्या होता है। आप ये देखें आपके पास सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर्स का उसने मीन कैलकुलेट करके आपको दे दिया आपके पास। ये ट्रीटमेंट वैरायटी और ईयर के कम्बिनेशन के साथ उसने आपके पास ये पीओडी एक पैरामीटर्स का, पहले हमने डॉट लगाया था वहाँ पे, तो उसने सारों का मीन कैलकुलेट करके दे दिया आपको। अगर आप उसका नाम लिख देंगे पैरामीटर्स का, तो वो आपको उसी पैरामीटर्स का वो मीन कैलकुलेट करके दे देगा। ये सिंपल सी कमांड है, सिर्फ एक लाइन के अंदर आपके पास, जैसे एक्सेल में या चीज़ों में बहुत मुश्किल से जाके लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, एक एक पैरामीटर्स पे रखा फिर उसका मीन कैलकुलेट किया। तो आर के अंदर ये देखें सिंगल लाइन कमांड्स में आपने सारे पैरामीटर्स का, या अगर एक पैरामीटर पे चाहते हैं तो आप इसीलिए मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी मुजम्मिल साहब, मैंने क्या बताया इस कमांड के अंदर क्या कर सकते हैं? यस यस आई यस हैव अ क्वेश्चन। यस यस डॉक्टर मीन तो कैलकुलेट कर लिया आपने, बट इसके साथ मीन के साथ ग्राफ पे स्टैंडर्ड एरर लगाना होता है, तो हाँ आर वो कैसे डिफाइन करेगा? आप मीन की जगह स्टैंडर्ड एरर लिखेंगे, वो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो जाएगा। आई अग्री दिस पॉइंट, लेकिन एक तरफ मीन एक तरफ स्टैंडर्ड एरर वो कंपाइल करेगा, क्या डाटा आगे पीछे नहीं हो जाएगा? किसी का एरर किसी के साथ तो नहीं आके लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, आर को ये सारी चीजें पता है, हर पैरा जो आप ग्राफ में जाएंगे ना उसको पता है पीओडी का ये मीन है और ये पीओडी का स्टैंडर्ड एरर है, तो वो उसी के साथ फॉर एग्जाम्पल नहीं। ये मीन हमने कैलकुलेट कर लिया और इसे सेव कर लिया, अगेन दूसरी दफा हमने ये कमांड चलाई, मीन की जगह स्टैंडर्ड एरर लिखा और वो सेव कर लिया, ये कंपाइल कैसे होगा? ये नाम चेंज होगा, ये देखे ना हमने शुरू में जो मीन की फाइल बनाई है वो मीन अंडरस्कोर शहजाद के नाम से है, जो ठीक हम है, अब ये ये स्टैंडर्ड एरर अंडरस्कोर शहजाद के नाम से फाइल बन जाएगी। हाँ जी जी ठीक है, ये जी जी और ये दोनों कमांड एक साथ चलाएंगे? हाँ एक साथ चलाएंगे। अब उसने पूरी फाइल जो थी वो अलग सी, अब उसके माइंड में आ गया जो मीन मेरे पास है वो मीन अंडरस्कोर शहजाद के नाम से फाइल आपके पास है, जो आपका एस डी अंडरस्कोर शहजाद के नाम से ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास है। तो अब उसको दोनों पता है। और जैसे आप एक्सेल में आप बनाते थे, एक शीट बनाई आपने मीन विंडो 3 जरा मुझे दोबारा दिखाएं, विंडो 3 जरा दोबारा दिखाएं, हाँ जी, उससे अलाइन कैसे किया मीन और स्टैंडर्ड एरर को? ये अलग अलग फाइल है, ये हमने मीन की फाइल बनाई है, इसी तरह वो स्टैंडर्ड डेविएशन की फाइल अलग से बना देगा। जैसे आप एक्सेल की समझ रहे हैं ना, एक्सेल में आप शीट 1 है शीट 2 है, शीट 1 में आपने मीन की शीट बना लिया है, शीट 2 में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बना लिया है। तो अब आर के ग्राफ एट द टाइम ऑफ ग्राफ की कंपाइल कैसे करेगा? ये नेक्स्ट आपके पास, अभी थोड़ा सा वेट करें, उसमें देखिएगा आपके पास ये स्टैंडर्ड उसी के स्टैंडर्ड एरर लगाएगा, उसी के ऊपर लगाएगा आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास। तो यहाँ आप समझ लें कि आप किस तरह मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तारिक साहब आपको ये क्लियर हुई ये कमांड स्टैंडर्ड मीन कैलकुलेशन की?
डॉक्टर साहब किसी हद तक क्लियर हुई है। एक तो मीन का कि हमने ये जो मीन अंडरस्कोर शहजादा और उसके बाद एग्रीगेट, और लेकिन ये कमांड थोड़ी लंबी है और ये वो आप कुछ ना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। नहीं ये देखिए, अब ये देखिए ना, ये इसलिए लंबी है कि हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट, वैरायटी और शेयर आपके पास, ये इसलिए ये 3 है, इसमें है कुछ नहीं। आपने सिर्फ यहाँ पे मीन ये ऑटोमेटिक लिखा होगा, आपने यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना है जो आपने इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे जो आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं आप वो लिख देंगे, तो वो आर आपको कैलकुलेट करके दे देगा मीन आपके पूरे डाटे का। अगर डॉट लिखेंगे तो पूरे डाटे का दे देगा, अगर आप एक फैक्टर लिखेंगे तो वो एक फैक्टर का मीन आपको कैलकुलेट करके दे देगा आपके पास, एक और ये पैरामीटर से। मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आर हमें कैलकुलेट करके देगा, ये उस शीट के अंदर कहाँ पर होगा? ये अलग से एक या फाइल ये बना, हमारे ये अलग से या आर ये के हमारे अंदर, पास यहाँ पे जी जी ये आ जाएगा जो विंडो 3 के अंदर? हाँ, ये विंडो 3 के अंदर आपके पास ये आ जाएगा, या आप इसको write.csv के थ्रू लिखेंगे तो ये उसको ठीक है, सेव भी कर देगा आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट करनी है आपने, तो ये आपके पास ये पूरी फाइल। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशंस की सिर्फ इसमें जाके आपने यहाँ फन के जो फंक्शन आपको एसवी कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे देगा आपके पास। इस कमांड को मैं रन करता हूँ तो आप ये देखें, तो ये इंतहाई आसान है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास कैलकुलेट करते करते मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके पास, ये देखें आपके पास ये सारा स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कैलकुलेट करके आपको दोनों फाइलें, आप दोनों उसके दिमाग में सेव होगी, मीन की फाइल और एसडी की फाइल आपके पास उसने सेव कर दी आपके पास। डॉक्टर सैमा, आपको कुछ क्लियर हुआ है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आर कैसे कैलकुलेट करता है? एक और कमांड भी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि आप उससे भी मीन और स्टैंडर्ड। सर जी रे सर। सर वो जैसे लिखा होता है ना, असल में सर मैं हूँ बिल्कुल बिगिनर, तो मैं नहीं नहीं इसमें से नहीं चीजें नहीं मेरे नहीं, को आप पूछो, नहीं नहीं आप पूछो पूछो, यही तो यार, मतलब बाकी लोगों को भी उससे सीखने का लिखा मौका होता है ना, टेक्स्ट में लिखा होता है ब्रैकेट में ना, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस उसका मीन हाँ प्लस स्टैंडर्ड जी 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 हाँ मीन प्लस माइनस आगे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह मीन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम थोड़ा सा आगे एक वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कमांड है जिनमें ये दोनों को वो आपकी टेबल भी बना देगा स्टैट की, वो स्टैट में हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें तो इन दोनों दोनों को वो इकट्ठा भी कर देगा एक ही टेबल के अंदर, प्लस माइनस साइन भी लगा के आपके स्टैंडर्ड वो टेबल भी बना देगा आपको, जो नजर आती है लेटर्स मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस लेटरिंग जो ABCD लिखी होती है आपकी स्टैट में, वो भी सारी आपके पास, वो स्टैट के लेक्चर में देखेंगे आपको वो कन्वे करने कुछ, तो वो सारी चीजें तीनों कंपोनेंट आपको टेबल बना के आर एक्सपोर्ट कर देता है, स्टैट लगा के मीन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी और लेटरिंग भी आपके पास तीनों एक्सपोर्ट होके आर में आ जाएंगे आपके पास, वो आर कर सकता है आपके पास। जी जी सही सही। ओके यस डॉक्टर साहब, आपको कुछ क्लियर हुआ कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं आपके पास? सर ये तो वाया कमांड्स हैं, कमांड्स आपको देना आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको पाथ कंप्लीट पता होगा तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा चीजें जो है ना क्लियर होंगी। नहीं नहीं, जो As पहले आप compared to this के जी जी पहले आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आम रूटीन में जो आप करते हैं? सर स्टैट्स के फार्मूला से ही हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, बाकी इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। एक्सेल के अंदर जिस तरह से फार्मूला लगा के किया जाता है वैसे ही किया था। हाँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आर के अंदर बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर वो आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अच्छा एक ये देखें आपके पास ये शॉर्ट सी कमांड है, वो पहले वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब जी 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 सर, यहाँ 3 फैक्टर है, ट्रीटमेंट, वैरायटी और ये है, 3 जी चीजें तो जी ये आ गई। व्हाट अबाउट रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशंस वो मीन होता ही उसी चीज, तीनों रेप्लिकेशंस को मिला के वो आपको उसी को कैलकुलेट कर दे, रेप्लिकेशन की बेस पे तो मीन निकल रहा होता है आपका। यस सर। हाँ वो रेप्लिकेशंस को ही उसने मतलब कंबाइन करके आपके पास तीनों रेप्लिकेशन को डिवाइड करके वो ऑटोमेटिक आर को ये अंडरस्टैंड होता है कि इन रेप्लिकेशनों को मैंने तीनों को करके एवरेज निकाल के उसका मीन कैलकुलेट करना है, वो उसको ये कमांड उसी की तरह करता है। तो सर जिस वक्त हमें कमांड दे रहे होंगे तो रेप्लिकेशन डेटा जिस कॉलम पे मौजूद होगा तो उसका लाजमी होगा ना कि कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी जो है हमारे पास रेप्लिकेटेड डेटा है, वो तो हाँ आर नहीं जानता कॉलम ABC जो है रेप्लिकेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट पाथ इससे भी है कि वो वाला डेटा जो कि आपका रेप्लिकेटेड है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इन कॉलम्स पे मेरा रेप्लिकेटेड डेटा है। हाँ वो जारी बात है, आप जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो आपका रेप्लिकेटेड डाटा होना चाहिए, उसकी बुनियाद पे आपके पास 4 रेप्लिकेशन है, 5 है, 3 है, जितनी भी हैं, तो वो आपका डाटा एक्सेल में पहले अरेंज होगा, फिर उसके बाद आर उसको कैलकुलेट करेगा ना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने सिर्फ एक रेप्लिकेशन दी है तो आर को कैसे कैलकुलेट करेगा उसको, तो आपने रेप्लिकेटेड डाटा से ही आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करना होता है, तो वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक कमांड है जिसमें आपके पास ये आपके पास अटैच आप डाटा को करते हैं, अटैच में ये होता है
फंक्शन में कि उसको आप कॉलम बताने नहीं पड़ते कि ये कौन सा कॉलम है, ये पीओडी है, हर चीज़ है, वो आर उसको खुद ही अंडरस्टैंड करता है, वरना पास में आपको कॉलम का नाम देना पड़ता है आपके पास। यानी आपके पास से डाटा अंडरस्कोर शहजाद आपके पास है, कि मुझे उसको कॉलम बताना पड़ता है आम रूटीन में। ऐसे अगर आप अटैच की कमांड इस्तेमाल करते हैं आपके पास, तो आर को आप सारी चीज़ों का पता है, आपके सारे कॉलम्स का। तो उसके बाद ये टी अप्लाई एक कमांड है आपके पास, इसमें मुझे पीओडी एक पैरामीटर है, इसका कैलकुलेट करना है। अब ये तीनों फैक्टर्स आपके पास वैरायटी, ट्रीटमेंट, शेयर्स हैं, इसका मीन चाहिए। आप ये देखें, ये भी एक पावरफुल कमांड है। अब ये देखें आपके पास, उसने आपके पास ये सारी कैलकुलेशंस आपको कंपोज, कंट्रोल, हाइड्रोप्राइमिंग और पोटेशियम नाइट्रेट, ये उसने कैलकुलेट। ईयर 1 है आपके पास, ईयर 2 के आपके हिसाब से, कि ईयर 1 का आपके पास ये उसने रेप्लिकेशंस, ये सारे मीन कैलकुलेट करती हैं आपके पास, और ईयर 2 के आपके पास उसने ये मीन आपको कैलकुलेट कर दिए हैं। इसी तरह आपके पास इस दूसरी कमांड में आपके पास इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का कहेंगे, तो वो भी आपके पास इस तरह उसने, ये देखें आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन टी अप्लाई कमांड में, ये भी आप यूज कर सकते हैं अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। ये जो अभी डॉक्टर प्रधान सर कह रहे थे आपके पास के प्लस माइनस का, तो यहाँ से वो आप आराम से, अगर वैसे मैनुअल करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप इसके मतलब डाटा बन के आपके पास ये आप उठाएं और इसके बाद आप इसी के साथ प्लस माइनस का साइन करें, और ये आप अपनी टेबलें बना सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की और मीन की, आपस में प्लस माइनस साइन जोड़ के। तो ये आप करेंगे आपके पास। तो अभी तक हमने देखा क्या कि आपके पास आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, वर्किंग डायरेक्टरी के बाद आपने फाइल इंपोर्ट करनी है, उसके बाद आपने उस स्ट्रक्चर को ठीक करना है, आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने आर को बताना है। उसके बाद आपने उसके क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है आपके पास, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करनी है आपके पास। या आप मीन इस तरह भी, अगर आपको सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आप आम रूटीन में तो आप ये टी अप्लाई कमांड भी यूज करके कर सकते हैं, आपके पास है। दूसरा आपके पास एक चीज है, आपके पास लेवल्स हम देखते हैं कि डाटा शहजाद आपके पास है। अब ये देखें आपके पास ये कंपोस्ट है, कंट्रोल है, हाइड्रोप्राइमिंग है और पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये अल्फाबेटिकली आर इनको अरेंज कर रहा है आपके पास। तो लेकिन हमें ग्राफ में बात चाहिए होता है, कंट्रोल हमारे शुरू में आना चाहिए, कंपोस्ट इधर आना चाहिए, हाइड्रोप्राइमिंग इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये आपके पास लेवल्स को आप आर में डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कंट्रोल पहले आना चाहिए, फिर कंपोस्ट, फिर आपके पास हाइड्रोप्राइमिंग। तो ये आपके पास फैक्ट, आपके पास जो ये ट्रीटमेंट्स के आपने अरेंज करने हैं लेवल्स को, तो आप ये डाटा अंडरस्कोर ट्रीटमेंट्स के ये आपके डॉलर साइन के साथ, ये भी उसी तरह आपके पास ये कमांड रन होगी। इसके बाद आपने यहाँ जाके ये देखें, आखिर में जाके यहाँ बताना है, आपने उसको तरतीब बतानी है कि किस तरतीब में आपको चाहिए। यानी कंट्रोल दूसरे नंबर पे है तो मुझे ये पहले नंबर पे चाहिए, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास हाइड्रोप्राइमिंग थी, उसके बाद मुझे हाइड्रोप्राइमिंग चाहिए अपने ग्राफ में, और फिर आपको जो कंपोस्ट थी वो मुझे तीसरे लेवल पे नंबर पे चाहिए, और आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है वो मुझे चौथे नंबर पे चाहिए। तो आपको ग्राफ के अंदर जो आपको एक्स एक्सिस पे या लेजेंड्स में जो भी आपको तरतीब चाहिए आपकी, तो ये आप बाई इस कमांड के थ्रू आप अपने ग्राफ की चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरह चाहिए आपके पास। बात समझ में आई? ये पॉइंट किसी को क्लियर हुआ कि लेवल से हम क्या मुराद है रीअरेंजमेंट से? आपके पास सर यहाँ पे आपने जो बिग ब्रैकेट सी और फिर स्मॉल ब्रैकेट 2 3 1 4 है, तो ये सी से मुराद कॉलम्स है? हाँ, कॉलम्स हैं। ये तरतीब आपके लिए, जब आप ज्यादा कॉलम इस्तेमाल करते हैं, ये कैंटोनेंट एक कमांड्स होती है वो इस्तेमाल होती है आपके पास। ये कमांड, ये फंक्शन आपके पास, ये आपको किस तरतीब में चाहिए, आपको 2 3 1 4, मतलब ये आपके पास उसको आप दे रहे हैं कि आपको कौन सी चीज, जैसे ये देखें ना, आपको कंपोस्ट पहले नंबर पे आ रही थी, कंट्रोल दूसरे नंबर, हाइड्रोप्राइमिंग तीसरे नंबर पे, और पोटेशियम नाइट्रेट चौथे नंबर पे। तो ये हम इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास ग्राफ में ये किस तरह डिस्प्ले हो, तो हम इस कमांड के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह आपके पास है। तो ये देखें हमारे पास पहला सेशन, जैसे मैंने कहा था, सेशन सेव करने के ऑप्शन है। हमने इसमें फाइल इंपोर्ट कर ली, अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर लिया, मीन कैलकुलेट हमने कर लिया, अपने लेवल्स को अरेंज कर लिया। अब ये पूरा सेशन मैं सेव कर लेता हूँ, हमारे पास ये पूरा का पूरा सेशन सेव हो गया। अब इससे मैं अब जब आगे जाऊंगा तो मुझे ये बाद में ये सेशन की सारी चीजें दरकार पड़ेंगी आपके पास। तो इस सेशन, अब दूसरे सेशन में हम ग्राफ के देखेंगे कि फिर हम ग्राफ के जो बैकग्राउंड आपको बताए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सारी चीजें कैसे एडजस्ट करते हैं आपके पास, उसको देखेंगे। ये इनिशियल वर्किंग आपकी ग्राफ की पहले सेशन के अंदर ये आपके पास मुकम्मल होगी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, वरना हम उसके जो आपको बताए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेजेंड फेसिस, वो आप दूसरे सेशन में ग्राफ के। यस डॉक्टर सफर से मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपने सर लिखी हैं ये कमांड्स पर आगे लेवल नहीं, पीछे शुरू में था वहाँ पे ना लिखा हुआ था सर, क्या लिखा होता सर? POD था, ये पीछे ये जो है कमांड से क्या मतलब है सर? ये 46 वाला? यस सर, 46 47। हाँ, ये POD, ये एक पैरामीटर्स की हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिस पैरामीटर्स का, हाँ, पर ऑक्सीडेज, ये एक पैरामीटर्स था आपके पास, जिसकी हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे थे आपके पास।
ओके, तो ये हमारे पास पहला सेशन आपके पास मुकम्मल हो गया ग्राफ का। अब हम जो बैकग्राउंड, मैंने बताया था कि एक दफा आप ये सारी चीजें कर लेंगे, फिर आप वो सारे डाटा के आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आपके पास। अब ये हमारा ग्राफ का दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने सारी चीजें आर के अंदर आर को डिफाइन करके देनी है कि हमें जो ग्राफ की क्वालिटी चाहिए या जो भी आपका जर्नल या थीसिस या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने एडजस्ट कर देनी है। तो इसके अंदर पहली चीज आपके पास है ये एस थीम के नाम से एक फंक्शन है आपके पास, थीम के नाम से एक फंक्शन है। इसमें आपके पास एक्स एक्सिस का टेक्स्ट साइज आपको क्या चाहिए, ये देखिए मैंने 12 यहाँ डिफाइन किया हुआ है। आपका जर्नल यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें ग्राफिक्स पे ये आपको 10 का साइज चाहिए, 11 का साइज चाहिए, तो आपके पास कौन सा साइज चाहिए। एक्स एक्सिस का टाइटल आपको कितने साइज में चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, 18 मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है ग्राफ को, ताकि बहुत सी चीजें नजर आए। एक्स एक्सिस का टेक्स्ट, वाई एक्सिस का इसी तरह 18 का साइज है, वाई एक्सिस में आपको टेक्स्ट साइज क्या चाहिए। इस तरह आपके पास वाई एक्सिस का जो टाइटल साइज चाहिए वो आपको क्या चाहिए आपके पास, वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह लेजेंड्स का जो टेक्स्ट साइज चाहिए वो आपको क्या चाहिए। तो थीम के अंदर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और लेजेंड का टेक्स्ट साइज हमने डिफाइन करके इस थीम की कमांड के अंदर दे देना है, ताकि हमारे जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सारों के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड का जो टेक्स्ट साइज है वो आपके पास सेम हो जाएगा। ये मैं एक दफा कर दूं आपके पास, फिर मैं आपको इसे रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट हमने स्टेप में क्या किया, हमने उसके एक थीम फंक्शन को यूज करते हुए अपने ग्राफ की एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड के टाइटल्स हर चीज को साइज को डिफाइन कर देना आपके पास है। उसके बाद दूसरे लेजेंड्स की कुछ चीजें हैं वो हम यहाँ आर को डिफाइन करने जा रहे हैं कि जो मैंने बताया था टिक साइज, जो छोटी छोटी लाइनें लगी हुई थी वो कितनी होनी चाहिए आपके पास दूसरे में, तो वो हम कहते हैं 0.4 सेंटीमीटर की वो लाइंस छोटी होनी चाहिए आपके पास। तो आपने वहां पे पिक साइज को आपने बता देना है कि आर को किस तरह चाहिए। उसके बाद लेजेंड्स की जो मैंने आपको ग्राफ के दिखाए थे कंपोनेंट के अंदर, वो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो 0.8 मैंने यहाँ पे की हुई है, आप जर्नल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। लेजेंड की हाइट आपके पास क्या होनी चाहिए, वो 0.8 मैंने की हुई, आप कर सकते हैं। और उसके बाद लेजेंड की पोजीशन क्या चाहिए आपको, टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो यहाँ आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये मुझे राइट पे चाहिए, ये मुझे लेफ्ट पे चाहिए। तो वो आपके पास यहाँ एक दफा डिफाइन हो जाएंगे, तो ग्राफ में आपको बार बार इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लॉट मार्जिन आपको, यानी आपको चारों तरफ से मार्जिन क्या चाहिए, लाइन्स और पैनल ग्रिड वगैरह आपको वो डिफाइन कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो एक थीम हमने बनाया, उसमें हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड का टेक्स्ट साइज आपके पास डिफाइन किया। दूसरे में हमने थीम में उसको क्या किया, टिक साइज को हमने लेंथ बता दी, लेजेंड की विड्थ बता दी, जो कंपोनेंट मैंने आपको ग्राफ के शो कराए थे। तो यहाँ हम उन सारों को एडजस्ट कर रहे हैं। लेजेंड की हाइट क्या चाहिए, लेजेंड पोजीशन क्या चाहिए, प्लॉट मार्जिन क्या चाहिए आपके पास, पैनल ग्रिड्स वगैरह आपको पास कैसे चाहिए आपको पास। तो ये दो थीम्स की कमांड के अंदर हमने S1 थीम, अब ये हमारी एक फाइल बन जाएगी और इसको ऑटोमेटिकली अपने ज़हन में आपके पास सेव कर लेगा आपके पास। ये आपके पास एक मैं कर लूँ पूरा आपको बैकग्राउंड, फिर मैं आपसे दोबारा वापस आता हूँ 1 मिनट के लिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अब जो आपके पास जो शीट होती है, मैं आपको शीट की तरफ थोड़ा सा दिखा दूँ। जब हम डाटा शीट बनाते हैं, ये 1 मिनट आपको, ये आपको डाटा शीट नजर आ रही है आप सारों को? यस सर। ओके, तो डाटा शीट में अभी आप लोग देखें कि जो पैरामीटर्स हैं FG, NOP, NTP, ये मैंने सारे इनके एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं। अब ना यहाँ पे उनके कंप्लीट नेम है जो हमारी डाटा शीट है, और ना इनके यूनिट यहाँ पे हैं। कि आपको जो ग्राफ में तो चाहिए होता है कि कंप्लीट नाम आपका डिस्प्ले होना चाहिए वाई एक्सिस पे, और उसके साथ उसकी कंप्लीट ऐसा यूनिट आपके पास होने चाहिए आपके पास। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग की, जो आप डाटा शीट बनाते हैं आप उसमें जैसे अंडरस्कोर लिख दिया आपने, मतलब उसका एब्रीविएशन लिख दिया, जैसे इस शीट में लिखे हुए हैं, आपको ना इस पे उसका मुकम्मल नाम आ रहा है पैरामीटर्स का, और ना आपके पास वो यूनिट आ रहे हैं। तो इसका ये बात समझ में आ गई सारों को कि आपकी जो शीट है उसमें मुकम्मल नाम और यूनिट नहीं है। तो ये लेबल्स की एक कमांड है आपके पास, ये आप एक्सेस पे। तो ओके, तो हम ये देख रहे थे कि आपके पास है कि जैसे मैंने बताया आपको, शीट के अंदर आपके पास वो पूरा नाम और उस पैरामीटर्स का और उसका यूनिट डिफाइन नहीं होता आपके पास, उसको शॉर्ट नाम लिखते हैं आपके पास। तो ये लेबल्स की कमांड है आपके पास, इसमें C_list और बायोचार, इसको आपने उसने ट्रीटमेंट को कैसे पढ़ा, जैसे SCR लिखा हुआ है आपके पास पैरामीटर्स उधर जो शीट है आपकी डाटा शीट में। अब मुझे इसका फुल नेम चाहिए आपके पास वाई एक्सिस के ग्राफ के ऊपर, और इसका मुकम्मल यूनिट चाहिए जो आपके पास यूनिट है आपके पास। तो यहाँ इस कमांड के अंदर आप अपने वाई एक्सिस के सारे का एक्चुअल जो नेम आप चाहते हैं कि आपके ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले हो, वो आपने लिखना है, और उसके यूनिट आपने एक ही दफा अपने सारे जितने पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरे वाई लेबल्स होने चाहिए आपके पास, उसका मुकम्मल नाम क्या होना चाहिए और उसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ पे आपने उसको डिफाइन कर दें। उसके बाद आपके पास
तो आपने हम अब तक हम क्या कर चुके हैं, हमने देख चुके हैं। यस यस यस। काइंडली इस पॉइंट को अगेन रिपीट कर दें। ओके, तो आपके पास पहले हमने जी 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 मैं बताता हूँ। आपके पास पहले हमने क्या किया, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टेक्स्ट साइज, आपके पास इनके लेजेंड का टेक्स्ट साइज हमने डिफाइन किया। फिर हमने दूसरी एस डॉट थीम की जो कमांड हमने की है, इसमें हमने उसके लेजेंड का आपके पास लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें और उसकी पोजीशन डिफाइन की। अब तीसरी जो हम बना, ये हम सारी फाइलें बनाते जा रहे हैं, फिर हम ये सारी चीजें अपने ग्राफ के साथ अटैच कर देंगे, ये वाली फाइल्स। तो आर को फिर ऑटोमेटिक समझ होगी कि मैंने इन चीजों को, यानी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, लेजेंड्स को और लेबल्स को कैसे पढ़ना है। तो ये आप पहले हम बैकग्राउंड वर्किंग सारी करके रख रहे हैं आपके पास। तो ये लेबल्स की कमांड्स के अंदर क्या है आपके पास है कि यहाँ जो आपकी जो डाटा शीट होती है वहाँ आप मुकम्मल नाम नहीं लिखते हैं। तो आपको लेकिन वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है आपको मुकम्मल नाम भी चाहिए और उसके यूनिट्स भी चाहिए। तो वो आपके पास यहाँ पे उसको आपने इस लेबल्स की कमांड के अंदर सारी आपने उसका मुकम्मल नाम और यूनिट आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं आपके पास। तो ये आपके पास सारे के सारे आपके पास जितने भी मेरा डाटा था या चीजें थी आपके पास, मैंने सारों को डिफाइन कर दिया। अब ग्राफ बनाने में मुझे ऑटोमेटिक आर यहाँ से उठा लेगा कि आपको वाई एक्सिस पे ये इसका मुकम्मल नाम है और इसका मुकम्मल यूनिट क्या है। अब ये एक और कमांड है फेसेट वाला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, जो आपको वो स्ट्रिप जो शो हो रही थी आप 2018 वाली 2019 वाली आपके ग्राफ के अंदर, तो वो आपके पास यहाँ लेबल्स की कमांड है। ये आप इसमें डिफाइन कर देते हैं कि आपको जो पहला आपको चाहिए 2018 चाहिए, फिर आपके पास 2019 चाहिए, जो ग्राफ मैंने आपको शो कराया था शुरू में, आप थोड़ा सा रिमाइंड करें उसको। और ये आपके पास किस तरह उनकी लेबल्स होनी चाहिए, ये सारी आपके पास इसी रैप किस तरह, ये भी एक फंक्शन है उसका। इसके अंदर फेसेट के अंदर जैसे मैंने बताया था टेक्स्ट साइज वगैरह, ये आपके पास ये भी एक थीम का फंक्शन है जिसमें आप स्ट्रिप की सारी चीजें आप डिफाइन कर देते हैं, कितना वो उस जो स्ट्रिप पट्टी के अंदर जो आपको नजर आ रहा था उसका टेक्स्ट साइज क्या चाहिए, उसका एंगल क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे है, उसकी कलर जो बैकग्राउंड वगैरह आपको जो स्ट्रिप का, जैसे वो पूछ रहे हैं बैकग्राउंड आपको ब्लू बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो आपके पास यहाँ आप उस स्ट्रिप की सारी चीजें इस कमांड के थ्रू आप अटैच कर सकते हैं। ये हमने यहाँ आपके पास फेसेट डॉट टी के अंदर ये आप उसकी सारी चीजें हमने फेसेट एक की फाइल बनाई है, और ये फेसेट टी की, ये जो आपके पास अगर 3 फैक्टर ग्राफ होगा तो ये कमांड आपके वहां पे काम आएगी। तो अभी तक मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ आपके पास कि हमने पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने, ये हम आर के वो ग्राफ की वो चीजें डिफाइन कर रहे हैं जो सारे ग्राफों में आपके पास सेम होनी चाहिए, ताकि आपके थीसिस पे या पेपर पे ग्राफ की क्वालिटी कंसिस्टेंट हो। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की चीजें डिफाइन कर दी, फिर आपने लेजेंड्स की चीजें डिफाइन कर दी, फिर आपने लेबल अपने जितने भी थे वो डिफाइन कर दिए। अब आपको जो अगर 3 फैक्टर ग्राफ है फेसेट के ऊपर 2018 और 2019 आपको कैसे चाहिए थे, वो हमने इस फंक्शन इस कमांड्स के अंदर डिफाइन किए। और अब आपके पास कलर सिलेक्शन है कि जो हमें कलर्स चाहिए आपके पास, हमने ग्राफ के लिए अपनी कलर सिलेक्शन देखनी है कि हमें कलर्स कौन से चाहिए। तो एक तरीका आपके पास ये है कि ये आपके पास कलर्स के ये पूरे पूरे कलर्स COLR रेनबो कलर चाहिए, टेरेंट कलर्स चाहिए आपके पास, ये पूरी पूरी आपके पास कलर्स के फंक्शन या कलर्स की पूरी कमांड्स अवेलेबल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास PDF में आपके पास ये देखें आपके पास, ये आपको ये आपके पास बार कलर्स में मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें आपके पास ये कलर्स के आपके पास मतलब स्ट्रिप्स आ रही हैं आपके पास, इसमें से कोई भी कलर्स आपके पास अपने ग्राफ की क्वालिटी के लिए आप उसको कर सकते हैं। आपके पास इसमें से कोई भी कलर आपको चाहिए, ये स्ट्रिप 1 वाला, स्ट्रिप 2 का आपके पास, इसमें से आपको ये बार्स में से, तो ये आपके पास काफी कलर्स आपके पास शो हो रहे हैं, 10-10 कलर, ये आपके पास 50 कलर्स तकरीबन शो हो रहे हैं। इनमें से कोई भी कलर्स आप अपने ग्राफ के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ये आपके पास है पाइस वगैरह की सूरत में वही कलर्स हैं, इसमें आप पाई की सूरत में आप आर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास ये स्ट्रिप्स है आपके पास, तो इसमें हम ग्राफ में आपके पास आज जो हम ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर हम इसी स्ट्रिप को यूज करेंगे आपके पास। तो इनमें से कोई भी कलर्स आप इस, ये जो शुरू में आपको लाइंस नजर आ रही हैं ग्राफ के कलर्स के लिए, तो इसमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ग्राफ के लिए। तो ये कलर सिलेक्शंस की वाइड वैरायटी जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि मौजूद है आर के अंदर, इसमें से कोई भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पास।
यहाँ पे जाके हम फिर उसकी जो भी हमारे पास वो जो आपके पास बार नजर आ रहे थे 8 नंबर बार का कलर चाहिए आपको, सीवर्ड 3 का कलर चाहिए या 9 का कलर चाहिए, तो वो आपके पास आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये आखिरी चीज जो बैकग्राउंड में पीओएस है आपके पास, जो आपको जितना बार जितनी विड्थ का चाहिए, आपको 0.9 सेंटीमीटर का चाहिए या इससे आपके पास जिस साइज में आपको वो बार्स चाहिए आपने, तो पीओएस उसको डिफाइन करता है। तो ये आपके पास बैकग्राउंड वर्किंग थी जो आर की सारी हमने डिफाइन कर दी, एक्स एक्सिस को हमने डिफाइन कर दिया, मैं आपको रिपीट करता हूँ। वाई एक्सिस हमने उसको एक्स एक्सिस का टेक्स्ट साइज, टाइटल, लेजेंड का टाइटल का सारों का साइज डिफाइन किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इस कमांड के अंदर आपके पास उसको लेजेंड्स का टिक साइज, लेंथ, विड्थ, हाइट, आपके पास मार्जिन, ये एक दफा इस कमांड के थ्रू आप अपने ग्राफ के डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद वाई लेबल्स में हमने क्या किया, उसके पास जो हमारे पास डाटा फाइल है उसका शॉर्ट नाम लिखा होता है, आप मुकम्मल नाम और उसके यूनिट आप लिख के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा फैक्टर आपके पास मौजूद है फेसिट का, वो जो स्ट्रिप नजर आ रही थी वो, तो उसकी चीजें आपको कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे उसको सर यहाँ define मेरा कर एक क्वेश्चन है जी सर। हमारे पास इस वक्त 2 लेबल्स हैं, एक फेसिट में आ रहा है और दूसरा इसके ऊपर जो है जब हमने उनका यूनिट्स लगाएंगे तब। तो सर ये मिक्स नहीं होंगे आपस में यहाँ पर? नहीं, ये LABS, ये नाम थोड़े चेंज है आप देखेंगे, ये फर्स्ट आपके जी पास सर, ये LABS है। और ये आपके पास लेबल्स हैं, तो नाम डिफरेंट रखेंगे तो वरना वो मिक्स नहीं करेगा, अगर सेम नाम रखेंगे तो फिर आर्शद आप सर। कंफ्यूज। तो ये आपके पास इधर आपने वो फेसिट वाले डिफाइन कर देने, और आखिर में आपने कलर सिलेक्शंस आपको जो भी चाहिए, जैसे स्ट्रिप्स वगैरह हम यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन और ग्राफ के अंदर, और आखिर में आपके पास अपने विड्थ डिफाइन कर देंगे कि आपको किस तरह चाहिए। तो इस तरह ये भी आप सेशन हम सेव कर देते हैं, हमारी सारी की सारी वर्किंग आपके पास आर के बैकग्राउंड के अंदर आप ये सारी चीजें सेव हो गया आपके पास पहले। तो ये आपके पास दो पीओएस क्या है? वो ऐसे विड्थ है आपके पास, जो बार की आपको विड्थ, कितने बार कितनी विड्थ के चाहिए आपके पास, तो वो आपने वहां पे डिफाइन कर दिया। 0.9 सेंटीमीटर हमने डिफाइन कर दिया। आपके पास स्पेस ज्यादा, हमारे पास दो फैक्टर्स ज्यादा हैं तो हमने उसकी विड्थ 0.9 डिफाइन की है। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट्स की आपके पास ये बुनियादी वर्किंग है। अब आगे आपने ये वीडियो ऑफ कर देगा तो इसकी वीडियो, ये वीडियो ऑफ, ओके। वो तो बाय ये आप मिस्टेक हो गई। ओके ओके, कोई मसला नहीं। तो ये आपके पास टोटल ग्राफ की जो बुनियादी वर्किंग करनी थी, आपने 2 सेशन के अंदर हमने उसकी वर्किंग की। पहले सेशन के अंदर हमने क्या किया, फाइल इंपोर्ट की, वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, फाइल इंपोर्ट की, उसका स्ट्रक्चर ठीक किया, उसके मीन कैलकुलेशन किए, उसकी लेवल्स को अरेंज कर दिया, और वो हमने सेशन सेव कर दिया। सेशन 2 के अंदर जो बैकग्राउंड मैंने जितने भी कंपोनेंट आपके पास ग्राफ के हो सकते हैं, उसको हमने एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, उसके लेबल्स को, वो हमने फेसिट को, उसकी कलर सिलेक्शन को और बार्स की विड्थ को हमने डिफाइन कर दिया आपके पास, कि हमें कि किस किस्म के मतलब हमारे पास जर्नल या थीसिस की रिक्वायरमेंट है आपके पास, तो उसको चाहिए। और अब हम आखिरी सेशन में हम ग्राफ ऑफ डेवलप, ग्राफ की कोडिंग करेंगे कि ग्राफ को वो अब कैसे डिस्प्ले हो। चीजें हमने बैकग्राउंड वर्किंग कर ली है, तो ये कल जो ग्राफ बन रहे थे उसमें ये सारी वर्किंग हुई थी। तो ये मेरे पास दोनों सेशन, अब आपको समझ लग रही होगी कि कल एकदम ग्राफ कैसे आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो ये दोनों आपके पास G1 और G2 आपके पास मैंने लोड किया और ट्रैक मैंने ग्राफ की कमांड चलाई थी, तो आपके पास ग्राफ डिस्प्ले हो गया था आपके पास। तो ये आपके पास एक दफा ये सारी चीजें कर लेंगे, फिर आप अपने पैरामीटर्स जो भी आपको चाहिए ग्राफ के वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज। तो कलर स्कीम का एक दफा रिपीट कर दें कि किस तरह से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके पास ये देखे ना, जी जी जी, तो ये मैंने आपको दे दे डॉक्टर साहब मैं ना थोड़ा खुद रिपीट करना चाह रहा था ताकि ये मुझे समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल करें सर, करें, बिल्कुल करें सर आप। सॉरी मैं आपको काट रहा था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप करें सर, बताएं। जी, जी। अच्छा डॉक्टर सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप साथ के साथ हाइलाइट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा सबसे पहले तो ये कि हमने ना अपने डायरेक्टरी बनानी है और फाइल इंपोर्ट करनी है, वो तो सब नॉर्मल है जिस तरह हम करते होते हैं। और उसके बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है वो है कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एडजस्टमेंट करनी है। और जब हम उसकी कमांड देंगे तो उसके अंदर जितना भी हमने साइज रखना है, उसका टाइटल रखना है, जो कुछ भी रखना है वो सारी इस कमांड के अंदर हमारे पास मौजूद है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। और उसके बाद फिर हमें ज़ाहिर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा हमें ग्राफ लेजेंड्स की चीजें चाहिए, तो उसके लिए ये वाली कमांड है कि थीम 2 वाली theme 2 वाली, जो ये सारी पूरी कमांड है। तो इसके अंदर हमने कितना साइज रखना है और कितना उसकी विड्थ रखनी है और कितनी उसकी हमने लाइंस रखनी है, ये सारा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा अब हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और साथ में लेजेंड हो गए। अब उसके बाद हमने कि एक्स एक्सिस और इसके अंदर जो वाई एक्सिस है उसके अंदर हमने हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर जितने भी हमने उसके अंदर जो उनका नाम है, मेरा ख्याल है ये वही है। हाँ जी, वो उसका कंप्लीट नाम और उसके यूनिट जो आपको वाई एक्सिस पे चाहिए। हाँ, जी हाँ। ये वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास उनके नेम्स और साथ में उसके यूनिट, ये उसकी कमांड है। हाँ बिल्कुल।
और उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा फेसिक फैसेट वाला जो थ्री अगर फैक्टर हमें आप 3 फैक्टर अगर हम कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल से ज़्यादा का अगर हम कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने फिर ये उसकी सारी कमांड्स दे देनी है और उसके अंदर ये उसका साइज़ भी आ गया, उसका एंगल भी आ गया और उसके साथ हमने कि उसको किस तरह हमने फिल करना है या उसको किस तरह का हमने उसका बैकग्राउंड रखना है, ये उसका है। और उसके बाद एंड में चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास कि हमने कलर सिलेक्शन कौन-सी करनी है। रेनबो टाइप करनी है या उसके अंदर किस टाइप की हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखना है या किस तरह का और उसके अंदर विड्थ, हाइट उसकी एम्फ्रो और उसके साथ जो हमने इसकी कितनी हमने मतलब कि डेप्थ रखनी है उसकी, ये सारी उसकी और हमने पाई चार्ट्स अगर बनाना है, उसके कलर कोडिंग हमने क्या रखनी है और ये सारी चीज़ें उसकी कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ग्राफ्स आ रहे हैं, हर किसी की कौन-कौन से कलर रखने हैं, ये सारी उसकी कमांड है। कलर्स वो जो डॉक्टर साहब आप सवाल कर रहे थे ना कलर्स वाला, कलर्स में ये जो पाई आपके पास शो हो रही है जो पहले नंबर पे वो है COLOR आपके पास। अब इसमें की पाई में से जो 8वां कलर है मैं आपको ये देखें आपके पास ये शो हो रही है ना। अब इसमें से 8वां कलर आपने सेलेक्ट करना है, ये मतलब पहले पाई में से जिसको हमने किया था। तो हम शुरू में ग्राफ को ये बता देते हैं COLR में से हमें 8वां कलर सेलेक्ट करना है। इसी तरह जो दूसरी पाई है उसका नाम है COLT के नाम से है, उस पाई में से हमें तीसरा कलर चाहिए, फिर COLT है उसी में से 9वां कलर चाहिए, फिर आपके पास ये जो आखिरी आपके पास चौथे नंबर पे पाई बन रही है उसका चौथा कलर चाहिए, तीसरा 7वां, जितने भी आपके पास बार्स हैं तो आप उन पाई में से उसको नंबर बता देते हो कि ये मुझे नंबर वाला कलर चाहिए और ये आप एक कलर की फाइल बना लेते हो। अब ये कलर की फाइल हम ग्राफ के साथ अटैच करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आपके पास वो किस नंबर के कलर को मैंने डिफाइन, वो पहले बार को 8 से करेगा COLR को, दूसरे को COLT 3 से, तीसरे को COLT 9 से और चौथे को COLH 4 से करेगा आपके पास। तो ये आप इस तरह उसको बता सकते हैं कि किस तरह की आपको कलर सिलेक्शन आपके पास इजी है। इसके अलावा जैसे मैंने दूसरी शो की थी स्ट्रिप का आप नाम दे देंगे, इसमें ये आपके पास ये डिस्प्ले हो रही है आपके पास, तो ये आपके पास बाई नाम उसको सिलेक्ट कर देगा आपके पास। तो ये आपके पास ये इसमें से आप पाई में से कोई उसको नाम दे देंगे इस लाइन में से, तो उस पूरी लाइन को उठा लेगा आपके बार्स की सिलेक्शंस के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं आर की ग्राफ के हवाले से, आप गूगल सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। आखिर में POS किया हमने और फिर हमने इसके सेशन को सेव कर दिया, तो हमारे पास 2 बुनियादी चीज़ें आपके पास हो गई। आपने फाइल भी इंपोर्ट कर ली, उसके मीन भी कैलकुलेट कर ली है, आपने उसकी सारी बैकग्राउंड वर्किंग भी कर ली आपके पास। तो तीसरे स्टेप में हम जाते हैं, फिर हम इसको एक दफ़ा रिपीट भी कर देंगे अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुई। अब ये देखें मैं ये सारा उसको माइंड को उसको वॉश कर दिया आपके पास, हमने सारी वर्किंग उसकी बैकग्राउंड में आपके पास डिलीट कर दिया आपके पास। अब ये देखें उसकी उसके जो माइंड के अंदर आर के अंदर है वो अब कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन हम उस पूरे अब देखें वो मुझे बार बार वो कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, मैंने वो सारे के सारी आपके पास सेशन सेव किए हुए हैं, मैं उसको लोड करता हूँ जस्ट आपके पास। तो ये देखें आप विंडो 2 के अंदर वो सारी वर्किंग जो हमने सेशन 1 में की थी और सेशन 2 के ग्राफ में की थी, अब वो सारी वर्किंग आ गई है। यानी आपने मैंने यानी आज मैं अगर वो 2 पे वर्किंग करके रख लूँ तो वो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट उस सेशन को लोड करना है तो उसकी सारी वर्किंग आपके पास दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी। ये लोड वाला फंक्शन क्लियर हो रहा है ना सारों को? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। तो वो सारी कमांडें आपको बार उसमें कोई गलती भी हो सकती है, कुछ भी बार बार आप चलाते रहें उसको, तो ये आप एक दफा कर लें सारी वर्किंग और उसको सेव कर दें आप, तो बाद में आपको दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर डॉक्टर साहब एक तारिक। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे एक छोटा जी जी मुझे जी ये डॉक्टर बताइए साहब। डॉक्टर साहब जब हम ये अपना सेशन लोड करेंगे इस लोड वाली कमांड के साथ जो अब मिसाल के तौर पे जो हमने पहले दिन बात की थी कि इसमें जो पैकेजेस थे जिनको हमें हर मर्तबा कुछ पैकेजेस तो हैं जो हमने इंस्टॉल कर दिए खत्म, लेकिन जब हम हर दफा स्क्रिप्ट रन करेंगे तो हमें उनको भी रन करने की जरूरत होगी वो टिक के साथ। तो जब हम ये हाँ वाली लोड वाले कमांड देंगे तो क्या वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे या हमें वहां जाकर पैकेज में जाकर उसको टिक करना पड़ेगा? नहीं, पहले पैकेज को आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे पैकेज, अगर नहीं हो गए तो, क्योंकि सेशन के अंदर जो जो पैकेजेस इस्तेमाल हो रहे थे वो अगर नहीं है आर के अंदर तो वो आर फिर एरर दे सकता है आपको यहाँ पे। वो पैकेज आपको वो मैं आपको एक फाइल आपके पास दूंगा आपके पास कल के सेशन के बाद, आपने जब भी वर्किंग करनी है उस फाइल को पहले रन कर देना, वो ऑटोमेटिक पैकेज आपके टिक हो जाएंगे। तो मैं आपको एक फाइल दूंगा तो उसमें आप अपने सारे पैकेजेस, ये देखिए मेरे पास एक फाइल ये ऑल पैकेजेस के नाम से ये आपको डिस्प्ले हो रही है, मेरे पास एक फाइल अलग मैंने बनाई हुई है। जब मैं स्क्रिप्ट चलाता हूँ तो मैं इसको पहले रन कर देता हूँ, मेरे सारे पैकेज ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं वर्किंग स्टार्ट करता हूँ अपनी, ताकि वो मुझे इन पैकेजेस का इशू कहीं पे ना आए। तो वो आपने भी इस तरह की अपनी एक फाइल बना लेनी है और उसको कोई भी वर्किंग करने से पहले आपने उसको रन कर देना है। डॉक्टर वरदान साहब आपको ये लोड वाला सेक्शन वाला सेव करना और लोड करने का क्लियर हुआ? जी सर, ये सेव अगर हम कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम सारे कमांड्स दोबारा रन नहीं करनी पड़ेंगी और उसी को हाँ हम लोड फंक्शन यूज करके तो सारा चला देंगे। हाँ, सारी आप उसको मतलब ऑटोमेटिक वो आपका मतलब रन होना शुरू हो जाएगी आपकी चीज, तो वो आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सैफ रहमान साहब आपको ये क्लियर हो गया कि लोड वाले फंक्शन आपको सेव और लोड फंक्शन कैसे, इसकी क्या अहमियत है? डॉक्टर सैफ रहमान साहब आवाज आ रही है सर मेरी? ओके,
तो ये आपके पास आपने हमने देख लिया, हमने सेशन 1 को कर लिया, सेशन 2 को। अब ये देखें इस सेशंस के थ्रू ये मतलब एक ही स्क्रिप्ट में भी ये सारे हो सकते थे। मैं एक ही स्क्रिप्ट में करता तो ये मतलब बात चीज़ें समझाना या चीज़ें मुश्किल हो जाती या ऊपर से कोई चीज़ दोबारा रन करनी पड़ती। तो इस तरह अगर आप बहुत बड़ी वर्किंग कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि 2-3 सेशन में कर लें ताकि आपके काम वर्किंग आसान हो जाए आपके पास। उसके बाद अब हम ग्राफ पे चलते हैं। आपके पास जो ग्राफ की कमांड्स ये देखें आपके पास जो बेसिक आपके पास ग्राफ की कमांड है आपके पास यहाँ तक जाएंगी। आपके पास ये है, हमारे पास ये है, ये आपके पास है। आपके पास ये तो बुनियादी ग्राफ, बाकी हम वो फाइलें जो हमने बनाई है वो अटैच करेंगे। इसमें हमारे पास ये जो फंक्शन इस्तेमाल होता है ggplot, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स कहते हैं। और ये मैं आपको एक बुक है मेरे पास बहुत अच्छी सी है ग्राफिक्स पे, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे आप टेक्स्ट कर दें। वो एक ग्राफ आप पूरे पूरे ग्राफ की ए से लेकर जेड तक ग्राफ के बारे में पूरी बुक है, बहुत जबरदस्त किस्म की बुक है। तो वो आप मैं शेयर करूँगा, उसको थोड़ा रीड कीजिएगा। काफी मजीद चीजें भी आप काफी सीखेंगे फिर आर के ग्राफिक्स के हवाले से। तो ये हमारे पास ggplot फंक्शन आपके पास आपने करना है यूज। उसके बाद जो अब ये देखें जो डॉक्टर इशरत कह रही थी कि आपके पास ये हमने यहाँ पे वो जो मीन की फाइल बनाई थी, मीन अंडरस्कोर शहजाद के नाम से जो मीन कैलकुलेशन की, वो हमने यहाँ पे आपके पास उसको बता देना है कि ये वो वाली फाइल इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे आपने ओरिजिनल डाटा वाली नहीं लिखनी वो, क्योंकि रॉ डाटा है। तो जो आपके मीन बना चुके हैं आपने वो यहाँ पे उस फाइल का नाम देना है। स्टैटिक में अब हमने यहाँ उसको बताना है कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, ट्रीटमेंट्स चाहिए। वाई एक्सिस पे हमारा एक कोई भी पैरामीटर्स है एसओडी वो आपने डिफाइन करना है। और ये आपके पास लेजेंड वाला फिल के अंदर, तो ये आपके पास 2 फैक्टर हो गए, एक वैरायटी यानी ये आपको लेजेंड्स में चाहिए, एक्स एक्सिस पे हमें ट्रीटमेंट्स चाहिए, और वाई एक्सिस पे हमें हमारे पास पैरामीटर्स का नाम है आपके पास तो वो चाहिए। तो ये पहली लाइन आप ये पहली लाइन आपने आर के अंदर डिफाइन कर देंगे। ये लेयर्स में काम करता है, तो आर ग्राफ जो बनता है आर के अंदर वो लेयर्स में बनता है आपके पास। तो आपने पहली लेयर्स आर को डिफाइन कर दिया है कि आपने क्या करना है। आपने डाटा अपना जो मीन अंडरस्कोर शहजाद है, उसके बाद एक्स एक्सिस हमने आर को बता दी, उसके बाद आर को हमने वाई बता दिया कि वाई पे हमें क्या चाहिए, और फिल एज ए फैक्टर वैरायटी आपको ग्राफ की वो क्या चाहिए आपके पास, कि आपको लेजेंड्स में क्या चीज़ चाहिए। तो आपने ये आर को ऑटोमेटिक नहीं समझता कि कौन सी चीज़ आपको फेसेट पे चाहिए, कौन सी चीज़ आपको लेजेंड्स में चाहिए। तो आपने यहाँ आर को बताना है पहली लेयर्स के अंदर। अब दूसरी लेयर्स के अंदर हमने ये तो बता दिया अभी आर को कि ये चीजें हमारे पास हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है और लेजेंड्स क्या है। लेकिन अभी हमने आर को बताया नहीं है कि आपको कौन सा ग्राफ चाहिए, ग्राफ की टाइप आपको लाइन ग्राफ चाहिए, बार ग्राफ चाहिए। तो दूसरी लाइन के अंदर आपके पास आर को हम ये डिफाइन कर रहे हैं आपके पास कि हमें बार ग्राफ चाहिए। आपके पास ये डाटा हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है, तो इसमें आपके पास बार ग्राफ आपको चाहिए। तो उसमें जो हमने विड्थ बताई थी कि बार्स की विड्थ हमारे पीओएस या 0.9 हमने डिफाइन किया था। पोजीशन ऐसे डॉजेस के साइड बाय साइड चाहिए, आइडेंटिटी एक जैसे आपके पास ये हमें बार चाहिए। तो ये दूसरी लेयर हमने आर की बनाई जिसमें आर को हमने बता दिया कि हमें बार ग्राफ चाहिए और उनकी विड्थ बार की क्या होनी चाहिए। अब तीसरी चीज आपके पास है कि एरर बार भी चाहिए, हमें खाली बार नहीं चाहिए, हमें एरर बार भी चाहिए। तो तीसरी लाइन के अंदर हमने आर को बताया कि हमें उसमें एरर बार चाहिए। उसमें आपके पास रहता है बाय मिनिमम और बाय मैक्सिमम, यानी जो आपके पास ये देखें ये अब आर को हम बता रहे हैं कि एसओडी जो हमने बनाया थी जो फाइल मीन की, उसका आपके पास मीन में से मैनेज करके स्टैंडर्ड डेविएशन एसओडी का इसको आपने मैनेज करना है, और बाय मैक्सिमम में से भी इसी तरह आपने मीन लेना है एसओडी का। और ये आपका यानी बाय मिनिमम और बाय मैक्सिमम आपने दोनों चीजें डिफाइन करनी है। तो ये 3 लेयर्स आपके पास हैं। पहली लेयर्स में आपने बताना है कि ggplot आपको ये वाला आपके पास चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या हो, एक्स एक्सिस पे क्या हो, लेजेंड्स क्या हो। दूसरे नंबर पे आपने आर को बताया कि आपको बार ग्राफ चाहिए दूसरी लेयर के अंदर। तीसरी लेयर्स में आपने उसको बताया कि आपको एरर बार भी उस ग्राफ पे डिस्प्ले होने चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने बताना है आर पे हो कि आपको बैकग्राउंड किस चीज का, थीम बैकग्राउंड है, ब्लैक एंड व्हाइट है, दूसरे भी आपके पास बहुत सारे थीम मौजूद हैं, ग्रे आपको चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो वो बताएं आपको। और उसके बाद यहाँ बताना है आपके पास एक्स लेबल पे आपको क्या नाम चाहिए, आपने डिफाइन करना है आपके पास कि आपको कोई भी, हमने यहाँ 2 ग्राफ कंबाइन करने हैं तो इसलिए मैंने इस पे नहीं लिखा और नीचे वाले ग्राफ पे हमने एक्स लेबल को आपने बताया। इसके बाद आपने आर को बताना है कि आपके वाई लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए। ये तो मुझे बताएगा कि आपके पास ये कहाँ से लेंगे हम, वाई की लिमिट मिनिमम क्या थी और मैक्सिमम क्या थी। ये कौन सा फंक्शन हमने कोई कल के लेसन में एक फंक्शन डिस्कस किया था, वो कौन सा फंक्शन था जिसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम का पता चल रहा था। समरी वाला जो फंक्शन था। यस यस डॉक्टर तारिक साहब, वो समरी के फंक्शन से आपको पता चलेगा कि जो आप पैरामीटर यानी ये एसओडी बनाना चाह रहे हैं तो उसका मिनिमम क्या है और उसके पास मैक्सिमम क्या है आपके पास। तो ये आपके पास उसमें से समरी वाला फंक्शन आपके पास डाटा शहजाद यानी हम उसकी डाटा शहजाद, ये हम एसओडी का ग्राफ बना रहे हैं।
तो उस पैरामीटर्स का आपने यहाँ से देख लेना है कि आपको ये देखें आपके पास 0.6 बार ग्राफ 0 से शुरू होता है और इसके मैक्सिमम आपके पास क्या आ रही है। तो यहाँ से आपने ग्राफ जो भी पैरामीटर का आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ये आपने लास्ट में चेंज करना है, बाकी कमांड वैसे की वैसे आएगी। यहाँ आपने चेंज करना है कि उसकी बाय लिमिट हर ग्राफ की, क्योंकि मुख्तलिफ होती है वैल्यूज जो आपके पास है, मिनिमम क्या होनी चाहिए और आपके पास मैक्सिमम क्या होनी चाहिए। तो ये समरी वाली कमांड से आपने जाके उसको करना है। उसके बाद ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने ये बाय लेबल्स जो आपने अभी डिफाइन किए थे कि वो जो आपके पास लेबल्स की आप लिस्ट बना लिया आपने कि एसओडी का पूरा नाम क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, तो आर उसको खुद ब खुद उठाएगा आपके पास। तो ये मैंने वो आपको कलर्स दिखाया था, PRGB जो स्ट्रिप वाले कलर्स थे, उसमें से हमने यहाँ पे कलर स्कीम सेलेक्ट कर लिया आपका PRGB, ये आपने करना है। इसके बाद बाकी फाइलें आपके पास जो आपने एक्सेस का वो थीम बनाया था उस फाइल को अटैच कर दें। ये आपने लेजेंड्स जो एडजस्ट की थी उसका अटैच कर दें। उसके बाद अपने फेसिट वाला आपके पास वो जो आपने फाइल बनाई, वो जो पिछले आपने सेशन 2 में ये सारी आपने ये फाइलें बना के आए हैं, तो ये सारी फाइलें आपने वहां से बना के आए हैं। पिछली आपने सारी की सारी उसको आपने यहाँ अटैच कर दिया। इस तरह प्लस होती देखें ग्राफ आर बना रहा है लेयर बाय लेयर आपको आपके पास है। अब ये वो जो आपने वो फाइल्स बनाई थी उसको आपने अटैच किया। इसी तरह आप यहाँ पोजीशन आपके पास, अगर आप दोबारा यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं कि लेजेंड किस पोजीशन पे चाहिए, तो हमने उसको टॉप का कहा। वैरायटी का नाम बस सही नहीं आता तो हमने उसको बताया कि वैरायटी आपके पास, मैं इसको चलाता हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आपके पास कुछ चीजें रन नहीं होंगी। अच्छा आपके पास ये आपके पास एसओडी के नाम से आपने इसको सेव कर लिया इसका। ये देखें आपके पास ये ग्राफ आर ने आपको बना दिया SOD1 के नाम से आपके पास। ये इसमें उसने वाई एक्सिस आपके पास है, दूसरा आपके पास ये ईयर्स आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद ये वैराइटीज आपके पास आ रही है। तो इन सारों को उसने कंबाइन किया आपके पास। ये ग्राफ आपके पास अब देखें हमने सारी चीजें हैं, तो उसमें यही है आपके पास लेयर्स बाय लेयर्स आपने वो सारी चीजें अटैच करते जाना। मैंने यहाँ उसकी डिटेल भी लिखी एक्सक्यूज मी सर। है सर, प्रधान सर। सर ये ग्राफ तो हमें विंडो 4 में भी तो शो होने चाहिए थे ना सर? हाँ विंडो 4 में शो हो रहा है, बस बात नहीं भी होता, ये दोबारा इसको चलाना पड़ेगा। ये शायद एक मिनट आपके पास कभी कभी हो जाता है, ये दोबारा रन करता हूँ शायद आपको शुरू हो जाएगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि शो नहीं भी करता। चेंज कर डॉक्टर साहब वो टूल्स में अगर ग्लोबल ऑप्शंस में जाएंगे ना तो वहां से इसको अनचेक कर दें। एक मिनट बस बात ये दोबारा सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा तो इस तरह आ जाता है। अब भी नहीं आ रहा, इसको मुझे बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, फिर शो हो जाएगा। बाजू का ये होता है कि पहले रन किया हुआ है तो वो दोबारा वही चीज रन हो रही है, तो शायद उस वजह से वो नहीं दे रहा। वो कोई मसला नहीं, ग्राफ बन गया, मैंने वो आपको दिखाया ना, मतलब है कि वो आपका एक्सपोर्ट भी हो गया, वो ग्राफ बन गया आपका। वो मसला नहीं है आपके पास। अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हमारे से PDF या PNG इसको एक्सपोर्ट करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये सेशन अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे उसको तो फिर ये शायद डिस्प्ले हो जाए। बस बात ऐसा होता है कि नहीं भी होता। तो ग्राफ आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ कि आपके पास क्या क्या हुआ, कि पहले हमने उसको डॉक्टर तारिक सर थोड़ा सा बताएंगे आपके पास ग्राफ के बारे में क्या क्या हुआ ग्राफ में। अच्छा डॉक्टर जी डॉक्टर साहब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब ये है कि ग्राफ को लेयर बाय लेयर हम वो चीजें अटैच करते जाएंगे आप ग्राफ के अंदर ना। हाँ और उसके लिए जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पैकेज है वो है ggplot और वो हमें उसके साथ हम फिर मतलब कि अपनी मर्जी की तरह के ग्राफ की आउटपुट ले सकते हैं आर के साथ।
तो इसके अंदर ये सबसे पहले ऊपर इन्होंने वो कमांड दिखाई है हमें ggplot वाली, और डाटा और साथ में उसकी फाइल है, और उसके बाद x ट्रीटमेंट है, y उसका आउटपुट है, और फैक्टर उसके साथ वैरायटी। और नीचे फिर के हमने उसकी बार के अंदर कितनी एक हमने उसकी पोजीशन रखनी, कितनी उसकी, और हमने क्या-क्या उसके अंदर लेबलिंग रखनी, क्या-क्या उसका हमने नाम रखना है। तो ये सारी लंबी सारी इसकी कमांड है, और इस कमांड को जब हम रन करेंगे तो फिर हमारे पास ग्राफ की आउटपुट आ जाएगी, या तो हम उसको पीएनजी के अंदर ले लेंगे या पीडीएफ के फॉर्म के अंदर हम ले लेंगे नीचे तक। जी नहीं, तो इसके बाद थीम का आपके पास उसको करेंगे कि बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए, एक्स लेबल आप डिफाइन कर देंगे, वाई ये लेयर्स वाई लिमिट्स को और वाई लेबल्स को, फिर आपने कलर सिलेक्शन और ये जो फाइलें बनाई हैं आप, ये सारी उसके साथ आप अटैच कर देंगे। तो ये ग्राफ एक कंप्लीट ग्राफ है। पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, वरना तो ग्राफ 2 लाइनों में 1 लाइन में बन जाते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस ये था कि आपको पेपर्स के हवाले से या अपने थीसिस में जो राइटअप करना है वो एक हाई क्वालिटी का या एक कंप्लीट ग्राफ चाहिए। थोड़ा सा इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे, शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपके पास ये ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये मैंने इसलिए इस ग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ ताकि आप वो सिंपल ग्राफ के या 2 लाइन्स के ग्राफ के मैं आपको 1 मिनट में डिस्प्ले कर सकता था, लेकिन आपको ये एक मुकम्मल ग्राफ है आपके पास। 3 हमने सेशंस में इसको किया कि सेशन 1 में सारी वर्किंग की, सेशन 2 में इसके सारे बैकग्राउंड सेलेक्ट किए, और सेशन 3 में हमने मुकम्मल ग्राफ आपको बना के दे दिया। तो और ये आप इसको नोट करें कि ये कमांड्स आपने एक दफा जस्ट मुकम्मल बनानी है एक ग्राफ के लिए, फिर ये ग्राफ आपने नोट पैड में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, और फिर आपने इसका सिर्फ नाम चेंज कर देना है। ये बात ये देखना आपको नजर आ रहा है। इसी तरह ये देखें आपके पास एसओडी का आपने ग्राफ बनाया, तो एसओडी को आप एच रिप्लेस करके किसी और पैरामीटर के साथ, यानी आपने पीओडी का ग्राफ बनाना है, तो जस्ट रिप्लेस कर दें, हर जगह इसका नाम चेंज हो जाएगा। और एक काम और आपने करना है, सिर्फ वाई लिमिट को चेंज कर देना है। तो ये एक पैरामीटर के लिए आपने, यही आर की खूबी है कि एक पैरामीटर के लिए आपने ग्राफ बनाना है, बाकी सिर्फ आपने उस कंट्रोल एच इसको नोटपैड में पेस्ट कर देना है पूरी कमांड को, और कंट्रोल एच करके सिर्फ आपने नाम रिप्लेस करना है, और वाई लेबल में जाके आपने सिर्फ उसकी आपके पास लिमिट को चेंज कर देना। ये 2 काम करने हैं, आपके सारे ग्राफ तैयार हैं। आप ये कमांड्स रन करते जाएं और आपके पास इसी तरह के ग्राफ बनते जाएंगे आपके पास। ये दूसरा ग्राफ आपके पास है, ये पीओडी का, जैसे मैंने सिर्फ उसका नाम चेंज किया, और सिर्फ ये बाकी आपके पास ये ग्राफ आपके पास, ये दूसरा ग्राफ भी पीओडी का आपके पास मुकम्मल ये भी तैयार है आपके पास। तो इस तरह आपने एक पैरामीटर का ग्राफ बना लेना है उसको अच्छे तरीके के साथ, बाकी सिर्फ आपने उसको चेंज करना है नाम, और बाकी पैरामीटर से आपके ग्राफ बनते जाएंगे। और इसी तरह आपके पास फिर जैसे कल हमने ग्राफ में जितने भी कंबाइन करने हैं, तो कल वाली कमांड जैसे मैंने बताई थी उसमें जाके आप उसको कंबाइन कर सकते हैं आपके पास। ये एसओडी हमने नाम चेंज किया था, इस वजह से मैं उसको एरर दे रहा हूं। सर हाँ। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है आपके। जी जी सर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो काम किया है फॉन्ट के हवाले से, तो फॉन्ट का साइज जो है हमने चेंज किया है। कुछ जर्नल्स जो है हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उनको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट चाहिए होता है, तो क्या हम यहाँ पे पर्टिकुलर फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, पोर्टिकल फॉन्ट, अब एवरीथिंग आपकी अंडर कंट्रोल है आपके पास। कोई भी ये देखें ना आपके पास, ये जो हमने ग्राफों को कंबाइन किया, हमने इसमें बताया हुआ है चीज़ें कि आपको किस किस्म का फॉन्ट चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए या इस स्टाइल्स के अंदर आपको बस, तो यहाँ आप बता सकते हैं आपको किस किस्म का वो नाम वगैरह चाहिए। ये हेलिबिटिका वगैरह हमने दिया हुआ है, तो एवरी चीज़ आपके पास आर के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी चीज़ों में कि आपको क्या चाहिए। ये देखें आपके पास जब दोनों ग्राफों को कंबाइन किया आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखें हमने एसओडी का और पीओडी का ग्राफ आपके पास, तो दोनों को क्लोज करके जब वो सिर्फ नाम चेंज किया दूसरे ग्राफ का, और वो सारा ग्राफ आपके पास बन गया, और उसी कमांड का जो हमने डिस्कस की थी उस कमांड के थ्रू हमने इसको कंबाइन करके एक ही पेज पे लेकर आया आपके पास। तो इस तरह आपके पास, इसी तरह आप स्टैट का हम कल के लेसन में देखेंगे कि आपने एक पैरामीटर्स की स्टैट लगानी है, बाकी सिर्फ नाम चेंज करना है नोटपैड में जाके, तो बाकी पैरामीटर में वो हर स्टैट लगाता जाएगा आपके पास। और ये आप प्रोजेक्ट का डाटा आपके पास, इस साल लिया आपने ग्राफ बनाया, अगले साल आपने बनाने थे, फिर वो आपके पास ये कमांड सारी बनी हुई है, तो सिर्फ आपने उस कमांड्स को रन करना है और वो आपकी चीजें बनती जाएंगी। जैसे आप प्रोजेक्ट पे या पोस्ट डॉक में लंबे डाटे पे काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह आपने सिर्फ एक दफा की परेशानी है, आपने एक दफा चीजें अपनी डिफाइन कर लेनी है। आपने बार ग्राफ की कोडिंग कर ली, आपने लाइन ग्राफ की कोडिंग इसी तरह कर ली, बॉक्स प्लॉट की कर ली, तो फिर आप बनाते जाएंगे आपके पास। कुछ आपको ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी, आपने लेयर्स, आपको कोई भी लेयर नहीं चाहिए, आप इसमें से डिलीट कर दें। तो ये मैंने पूरा पैकेज आपको दिया कि सारी लाइनों का एक स्टैंडर्ड का पब्लिकेशन का ग्राफ क्या है, तो वो आपके पास, मैं बुक आपको शेयर करूंगा, उसमें भी ग्राफ के बारे में मुकम्मल डिटेल है। ये स्क्रिप्ट भी आपको शेयर करेंगे आप इंशाल्लाह, इसको भी आप देखेंगे आपके पास कि आप आर के अंदर ग्राफ किस तरह बना सकते हैं। हाई क्वालिटी के ग्राफ इंतहाई ईजी हैं, बाकी सॉफ्टवेयर के निस्बत से आपको ग्राफ बनाना, मतलब यहाँ आपने देखा है पूरे सेशन के अंदर कैसे हम कंसिस्टेंसी की चीजें करें। एक दफा आप डिफाइन कर दें लेबल्स को, एक्सेस को, वाई एक्सेस को, लेजेंड्स को, तो वो आपके पास डिफाइन हो जाएंगे एक दफा। वो आप सेशन लोड करें तो वो आपके पास चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आप ग्राफ बना लें, एक पैरामीटर के बनाए, बाकी नोटपैड में चेंज कर लें।
तो वो आप इजीली आप ग्राफ अपने बना सकते हैं आर के अंदर। और ये सारी कोडिंग आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें कि मैंने बताया कि जो कमांड है इसकी कंपोनेंट क्या है आपके पास है। जैसे ये मीन अंडरस्कोर शहजाद, ये डाटा फाइल है, ट्रीटमेंट बाय एक्सेस क्या होती है, फील्ड क्या होता है, फिसिट क्या होता है, ये जो मैंने आपको डिफाइन किया पीपीटी में मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपको ये कमांड आप लिखेंगे बार ग्राफ, आप लोग ट्राई करें बार ग्राफ इन आर, वो आपको गूगल पे लिखें तो आपको पूरा स्क्रिप्ट भी दे देगा और नीचे बने हुए ग्राफ भी दे देगा आपको। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं और इजी हैं आर के अंदर। तो लेकिन बात वही है, आपकी प्रैक्टिस वाली करनी है, एरर्स वाली, एरर से नहीं घबराना आपके पास। डॉक्टर ईश्वत ने भी कहा मैं आज सारा दिन लगे रहेगी और कुछ कमांड्स आर ने वो